देखते हैं, लेट्स सी कौन कौन स्टूडेंट्स हैं जो ज्वाइन हो गए हैं। तो आज हम एनसीईआरटी की हेल्प से ही आपको करवा रहे हैं। सारे पॉइंट्स को 1 बाय 1 इन डिटेल डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 1 मिनट रुकिएगा। चलिए, तो एक बार हम अपना पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, तब तक आप सभी ज्वाइन होइए और सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है लाइव सेशन में। एक मिनट ओके, तो हम स्पेस का नहीं देख रहे थे अपना। ये स्क्रॉल अप का है, एक बार हम स्टार्टिंग से निकाल लेते हैं। एक बार मेरे को ये बताइए, जो भी बच्चे ज्वाइन है ना, कि ऑडियो वीडियो अच्छे से समझ आ रही है क्या? देखो, थंबनेल तो आपको पता है कि हमने उसी का लिया था, एक बार हम चेक कर लेते हैं। स्पेस का नहीं देख लेते अपना। ये स्क्रॉल चलिए, तो एक बार देखते हैं। 1 मिनट रुकेगा, बस अब स्टार्ट करने वाले हैं, तब तक आप सभी ज्वाइन हुई। ओके, तो सबका वेलकम है लाइव सेशन में। तो हमने एनसीईआरटी का इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जब आप घर पे पढ़ते हो तो कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, वर्ड समझ नहीं आते। तो साथ में जितने भी एनसीईआरटी आज की क्लास में हम क्या करेंगे, चैप्टर 1 है अपना, 2 है, 3 है एंड 4, पर मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं आपके ये। तो इनको हम इन डिटेल देखने वाले हैं सारे एनसीईआरटी। क्या है, क्योंकि जब आप घर पे पढ़ते हो तो कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसका मतलब ऑडियो वीडियो तो ठीक है, एक बार हमने फ़ोन में चला के देखी है। तो जो भी स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं सभी का वेलकम है लाइव सेशन में। होप सो आप अच्छे होंगे और अच्छे चल रही होगी आपकी स्टडी। तो काफ़ी सारे बच्चे वेट कर रहे थे इसका, एक बार हम सेंड कर देते हैं। 1 मिनट में स्टार्ट करने वाले हैं जस्ट। तो आप सभी भी अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, सो दैट मोस्टली स्टूडेंट्स हैं जो लाइव के टाइम पे कनेक्ट हो पाएँ। अब इसमें थंबनेल का हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, इसको हम बाद में ही हटा पाएंगे। चलिए, तो लेट्स सी स्टार्ट करते हैं अपनी लाइव क्लास को। और आप 1 बाय 1 हम स्टार्टिंग से देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो अपने को पढ़ने चाहिए। और वैसे रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपके पास अवेलेबल रहेगी, तो ऐसा नहीं है। जो बच्चे बाद में देखेंगे उनका वो भी देख सकते हैं। यान सांगवान कह रहे हैं गुड इवनिंग, वेलकम टू लाइव। तो आप सभी एक बार शांति से देखते रहिए। लास्ट में जब क्वेश्चंस हों या बीच में कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आई कोई टॉपिक, तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। और पेन नोटबुक लेके बैठना सभी, तो इसमें आपका फास्ट एक बार रिवीजन हो जाएगा। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले अपनी, जैसे आपको पता है कि क्लास 11 वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट, नॉर्मल अगर कोई बच्चा देख रहा है तब भी, और जब आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीयूटी दे रहे हो, चाहे जेई का एग्जाम दे रहे हो, चाहे नीट का दे रहे हो, तो 11th में बहुत सारे कंसेप्ट, क्योंकि आपका बेस है। 11th अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो 12th आपको पता है नॉर्मली हो जाएगी। ऐसे ही हमारा स्टेट की भी हम बात करें, कई बच्चे स्टेट एस्पायरेंट वाले हैं, तो उसके अंदर भी हर चैप्टर से क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है जो आए हुए हैं, उन सब के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले जानिए कि है क्या हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यूनिट में क्या क्या पढ़ने की जरूरत है। वो हमने लास्ट वीडियोस ली थी, उसमें बता दिया था। वैसे इसमें हम एनसीईआरटी में जितना भी दे रखा है वो सारा हम आपको बताएंगे, इस बेसिक क्या इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ हमें पढ़ने की ज़रूरत है। ओके, तो ये सारे पॉइंट को डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, ये सबसे पहले देखो, कोई भी चैप्टर पढ़ते हो आप तो पता होना चाहिए केमिस्ट्री है क्या। जैसे आपसे पूछना, जैसे साइंस है, 10th तक आप साइंस पढ़ते हैं, वैसे तो 8th तक बोल सकते हो नॉर्मली, अब तो सेपरेट 6th क्लास से हो जाते हैं। जेई नीट की जो बुक लगाते हैं उसमें तो जैसे साइंस में अपनी फिजिक्स अलग हो गई है, केमिस्ट्री अलग है, मैथ मतलब बायो अलग है, बायोलॉजी मतलब अपनी बॉडी से रिलेटेड जो भी सारी थिंग्स है, कैसे वर्केबल है। केमिस्ट्री में क्या रिएक्शंस हैं, मैटर क्या है, किससे हमारी बॉडी बनी है, एटम मॉलिक्यूल कैसे रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है। फिजिक्स में क्या होता है, जो भी नेचुरल फिनोमेनास वगैरह उनके बारे में स्टडी करती हैं। ये सब बेसिक थिंग्स हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, उनके बारे में हम नहीं बता रहे। तो जब आप ये पहला पेज अगर एनसीईआरटी का उठाते हो
तो इसके अंदर से हाँ जी क्वेश्चंस तो कुछ नहीं है, बस आपको बता रखा है कि मैटर क्या है। जब वैसे हमारी जो केमिस्ट्री की स्टार्टिंग है स्टूडेंट्स, आपको पता होगा वो कहाँ से हुई थी, अपनी मैटर से हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट लोग थे ना, उन्होंने मैटर को बारे बताया था कि मैटर है क्या एक्चुअल में, जिसको हम हिंदी में पदार्थ कहते हैं। भाई कोई भी अपनी चीज़ आसपास है जिसका क्या होना चाहिए, मास है, और सेकंड थिंग्स क्या है, वॉल्यूम। मतलब मास जगह और वॉल्यूम होता है स्पेस ऑक्यूपाई करना। तो अगर दो थिंग्स किसी के पास है तो उसको क्या बोला गया, मैटर। जैसे एनर्जी है तो एनर्जी का तो नहीं है आपके पास मास, तो इसका मतलब एनर्जी मैटर में नहीं हो सकता। फिर मैटर को साइंटिस्ट लोगों ने दो भागों से डिवाइड किया था, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल। उनके बारे में हम पढ़ने, जो आप 9th क्लास में पढ़ के आते हो। तो स्टार्टिंग में जब आप एनसीईआरटी में पढ़ते हो ना, 3-4 चीज़ें वो हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ के आए, कुछ बेसिक कंसेप्ट का आपको रिवाइज करवाया गया है। एटम क्या है आपका, मॉलिक्यूल क्या है, जैसे कोई भी रिएक्शन होगी तो एटम, सपोज मैंने कहा पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2, सबको पता है। अब पानी के अंदर आपके एटम कौन है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन, और कौन है आपके ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम जुड़ के क्या बना लिया आपके पास, मॉलिक्यूल्स। या मॉलिक्यूल का मास कितना है, क्या रिएक्शंस है, क्या कंपाउंड बना है, वो सारी थिंग्स हैं। सेकंड थिंग्स इंपॉर्टेंस, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए, वैसे क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपटीशन में या वैसे नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप पढ़ रहे हो सबसे पहले केमिस्ट्री का क्या यूज है, चाहे ड्रग हो, मेडिसिन केमिस्ट्री हो, चाहे आप पेस्टिसाइड बनाते हो, फर्टिलाइजर हैं, और पहली एंटी कैंसर ड्रग्स इज प्लेटिन जो पढ़ते हो। यहाँ तो आपके बोर्ड में क्वेश्चंस भी आया हुआ था एक बार। वैसे फार्मूला अगर आपसे कोई पूछ ले तो ये होता है प्लेटिनियम NH3 सिस प्लेटिन का, प्लेटिनियम मेटल होती है इसमें, सिस का मतलब दोनों NH3 लिगेंड है, Cl सेम साइड होंगे। ठीक है, ये अलग अलग कहाँ पे यूज हो रही है अपनी केमिस्ट्री, उसके बारे में है। स्टेट ऑफ मैटर के बारे में ऑलरेडी आपको पता है। अब हम इस वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है वो रहेगी जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा, जो बेसिक थिंग्स आपको पता है उसके लिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। जो नहीं पता आपको वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। मैटर वैसे जर्नल जिन बच्चे को बिल्कुल स्क्रैच से नहीं पता उसको एक बार थोड़ा सा बता रहे, मैटर पता चल गया आपको। फिजिकल होता है देखकर, जैसे मान लो आप क्लास में बैठे हो, नॉर्मली आपको बताया गया फिजिकली आप ठीक हो या नहीं, ठीक है ऑल स्टूडेंट। तो वैसे ही होता है केमिकल, मतलब क्या रिएक्शंस हुई, क्या एटम है, किससे क्या बॉडी बनी है, उसके बारे में हो जाता है आपका। ये सब बताइए, आपको पता ही है या रिवाइज करवाने की जरूरत है, नहीं है तो बताइए, ओके कीजिए। या सांगवन करें, ओके चलो, मतलब पता है आप सबको, अच्छी बात है ये तो। देखिए फिजिकल क्लासिफिकेशंस में वैसे तो अगर आपसे कोई पूछ ले तो जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें मैटर को हमारा सॉलिड है जैसे, फिर लिक्विड आता है, फिर आपके पास गैस है, और फिर होता है बोस-आइंस्टीन और प्लाज्मा। तो हम एक बार जो एचटेट एस्पायरेंट वाले स्टूडेंट्स हैं, सपोज किसी ने एमएससी बायो से की हो, फिजिक्स से की हो, नहीं पता हो, यहाँ से क्वेश्चंस क्या आ सकता है एचटेट में। एचटेट में जनरल आपसे डेंसिटी पूछ सकते हैं, इनका ऑर्डर पूछ लें आपसे। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने कहा आपके पास चौक है सपोज, तो सॉलिड क्यों बोला आपने, पानी को लिक्विड बोलते हैं, हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे क्या है आपके गैस हैं। बोस-आइंस्टीन और प्लाज्मा को नॉर्मली कम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि स्टूडेंट बोस-आइंस्टीन वाली स्टेट होती है ना, ये बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे मिलती है, जहाँ बर्फ जमी होती है। नॉर्मल स्टेट पे तो नहीं मिलती आपको ये स्टेट। एंड जो प्लाज्मा वाली स्टेट्स होती है वो आपको मिलती है वेरी हाई टेम्परेचर्स में, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है ना, उसके ऊपर मिलती है आपको ये वाली स्टेट, जो जर्नल हमारे नहीं हो सकती। तो यहाँ अगर आपसे कोई डेंसिटी का ऑर्डर पूछ ले तो सबसे ज़्यादा सॉलिड की, फिर लिक्विड, फिर गैस, फिर बोस-आइंस्टीन और प्लाज्मा, ये क्वेश्चंस पूछ लें आपसे। अब आपको पता है डेंसिटी और वॉल्यूम क्या होते हैं एक दूसरे के इनवर्स। ठीक है, अब आपको पता है गैस, देखिए गैस के पार्टिकल ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, दैट मीन वॉल्यूम ज़्यादा, तो डेंसिटी क्या होगी, कम। ऐसे याद रख ले, कई बच्चे जो गलत कर देते हैं, वैसे बता रहे हैं ऑर्डर आपको। ठीक है, पार्टिकल आपको पता है शेप वॉल्यूम्स फिक्स होगी, लिक्विड में शेप वॉल्यूम चेंज हो जाती है। ये जनरल थिंग्स हम पढ़ा रखे हैं पहले, इसको रिपीट नहीं कर रहे हैं। मेन चीज़ पे आते हैं अपना, जो इंपॉर्टेंट आपके लिए, जहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। ये क्लासिफिकेशंस हैं, इससे क्वेश्चंस जो बिल्कुल आसान बनाए। अगर हम एचटेट टीजीटी की बात करें, टीजीटी साइंस का जो पेपर होता है उसमें केमिस्ट्री 20 नंबर की आएगी। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस एग्जामिनर एक बार APYQ में उठाया था इन मिक्सर से, ठीक है, आपको दे रखा होगा। जैसे मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशंस आपकी, जैसे मिक्सर और सब्सटेंस। मिक्सर नाम से पता चल रहा है जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिक्स कर रखा आपने, यहाँ कंपोजिशन फिक्स नहीं होती, यहाँ है। अब आपने ये चीज़ किया, जैसे मैंने कहा आपका ऑयल है, ऑयल में आपने वाटर मिला दिया, ठीक है, और दूसरा मैंने कहा सैंड प्लस में वाटर, एक मैंने कहा साल्ट प्लस में वाटर। अब आपसे पूछ ले कोई कि बताइए इन तीनों में से कौन किसका मिक्सर है, होमोजीनियस कौन है, हेट्रोजीनियस कौन है, वो पूछ लें। तो होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि जब आपने दो चीज़ कोई मिलाई, उनको डिजोल्व कर लिया, अगर वो मिलाने के बाद में उनकी कंपोजिशन, अब जैसे मान लो मैंने कहा आपको पानी है, ये गिलास मान लो आप, ठीक है, ये गिलास था, इसमें पानी था, आपने 1 चम्मच नमक मिला दिया, मिलाने के बाद आपको अलग से दिखाई देंगे क्या पार्टिकल, यस और नो, एक बार कमेंट करके बताइए। अगर पानी में आप नमक मिलाते हो तो पार्टिकल अलग से दिखाई देते हैं नहीं, जो बच्चे ज्वाइन हैं
ज्वाइन होते हैं नहीं? ये एक बच्चे का मैसेज आया है नो, ओके वेरी गुड। तो ये आपको पता है क्योंकि पानी में नमक मिला दिया मतलब पार्टिकल एकदम से इजीली डिजोल्व होगा। अब यहाँ वाले पार्टिकल की कंपोजिशन चेक कर लो, चाहे नीचे वाले एक जैसी रहेगी। दैट मीन होमोजीनियस में कैसी कंपोजिशन रहती है? यूनिफॉर्म, डिजोल्व हो जाते हैं, वो दिखते नहीं है आपको पार्टिकल अलग से। हीट्रोजीनियस मानिए पानी में आपने तेल मिला दिया, ऑयल मिला दिया, अब पार्टिकल आपको अलग से दिख रहे हैं, नेक डाई से आप सिंपली देख पा रहे हो। तो इसका मतलब ये कैसा मिक्सर है आपका? हेट्रोजीनियस। कैसा मिक्सर है स्टूडेंट? हेट्रोजीनियस। तो यहाँ से आपको एग्जांपल दे देंगे एग्जामिनर और कई बार मैच करना दे देगा, ठीक है। एलिमेंट मतलब एक ही टाइप ऑफ एटम होंगे, कंपाउंड मतलब दो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा H2 सपोज और मैंने कहा HF, आपको कहते हैं कि एलिमेंट और कंपाउंड फाइंड आउट करिए। H2 का क्या मीन्स है? दैट मीन्स हाइड्रोजन के ये दोनों एटम है, तो ये एक एलिमेंट हो गया। कंपाउंड मतलब दो डिफरेंट है, ठीक है। ये जनरल थिंग्स है, बेसिक से बता रहे हैं, अगर टीजीटी साइंस में आसान दे तब की बात है। ये कुछ प्रोसेस होते हैं, इनके बारे में एक बार बता देते हैं। वैसे बेसिक थिंग्स है ये। क्या प्रोसेस है आपके, ये देखिएगा एक बार हम थोड़ा नीचे ले लेते हैं अपना। प्योर सब्सटेंस आपको पता है। अब ये देखिए यहाँ से एक बार टीजीटी साइंस में ही आया हुआ है, जैसे सॉलिड से लिक्विड आपका, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड स्टेट कन्वर्ट हो रही है, तो क्या नाम होता है इस प्रोसेस का? जनरल सब बच्चों को पता है, 9th वालों को भी। मेल्टिंग प्रोसेस। जैसे आप बर्फ से याद रख लीजिए, बर्फ की स्टेट कैसी होती है स्टूडेंट? सॉलिड होती है। जब आप पानी की स्टेट क्या होती है आपकी? वाटर की स्टेट लिक्विड। अब बर्फ को आप थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ दो तो क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी। दैट मीन्स कौन सा प्रोसेस आपका? ये मेल्टिंग। ऐसे याद रख लो आप। अब सेम है, पानी को फ्रिज में रखते हो तो क्या बन जाती है? बर्फ। तो क्या कौन सा प्रोसेस है? फ्रीजिंग। ये लग रहा है आसान, लेकिन फिर भी गलती कर देते हैं बच्चे इसमें। एक्स्ट्रा टीजीटी साइंस के एक पीवाईक्यू में आ जाते हैं क्वेश्चन, ओके। जब आपका लिक्विड से गैस है, तो लिक्विड से गैस मतलब लिक्विड क्या है? पानी। पानी को आप गर्म करते हो तो क्या बनती है? वेपर। वेपर बनेगी तो वेपर से याद रखना क्या प्रोसेस हो गया? ये वेपराइजेशन, ओके। अब ये देखिए एक चीज और बताएंगे इसमें। अगर गैस है, गैस के पार्टिकल्स को कुछ कंडीशंस लगाए, टेम्परेचर और प्रेशर हाई करके, ठीक है, टेम्परेचर लो करके, तो गैस के पार्टिकल अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? कंडेंसेशन। जैसे बारिश होना आपका, वाटर वेपर जब आते हैं कंडेंस होकर बारिश फॉल होती है, तो कौन सा प्रोसेस है? कंडेंसेशन। अगर आपका सॉलिड चीज है कोई और वो सीधी गैस में बदल रही है, जैसे सबसे फेवरेट एग्जाम्पल या नॉर्मली जो आप घर पे देखते हो, नेफ्थलीन बॉल्स। क्या देखते हो आप? नेफ्थलीन बॉल्स, कपूर की गोली जिसको हम कहते हैं। तो नेफ्थलीन बॉल्स क्या होती हैं आपकी? ये देखिएगा, नेफ्थलीन बॉल्स कैसी होती हैं? आप सबको पता है कैसी होती हैं? वो सॉलिड होती हैं, ठीक है। और आप कपड़ों में रखते हो तो ऐसा नहीं होता कि वो पिघलती नहीं है, ठीक है, लिक्विड नहीं बनती, वो गैस उनकी स्मेल बन के उड़ जाती है। दैट मीन सॉलिड स्टेट है उनकी और गैस बन के उड़ गई। तो ये कौन सा प्रोसेस है आपका? सब्लिमेशन। कौन सा प्रोसेस है स्टूडेंट? सब्लिमेशन। यहाँ सांगवान कह रहे हैं सॉलिड, ओके वेरी गुड। अब इसका रिवर्स कर दें, अगर आपका गैस स्टेट सॉलिड में हो रही है, इसका एक एग्जांपल बताते हैं हम आपको, हेल फॉर्मेशन। हेल का मतलब क्या होता है? ओले। अगर आपसे कोई कहते हैं कि ओले जो गिरते हैं आपके उसमें बताइए कौन सा प्रोसेस है? तो हेल फॉर्मेशन में क्या होता है? जैसे हमने कहा कि वाटर वेपर है, दैट मीन गैसेस टाइप के। बारिश हो रही है तो लिक्विड है, लेकिन ओले तो सॉलिड होते हैं, और ज्यादा वो हो गया आपके कंडेंस हो गए पार्टिकल लिक्विड से सॉलिड में। तो हेल फॉर्मेशन में पूछ ले तो क्या प्रोसेस है? इस प्रोसेस का रिवर्स सब्लिमेशन बोल दीजिए। ये एक दूसरा नाम होता है डिपोजिशन। दूसरा नाम क्या होता है? डिपोजिशन, ठीक है, बेसिक सी थिंग्स ही। अब उसके बाद ये आपको बता दिया गया, मॉलिक्यूल कंपाउंड आपको पता है, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट स्टार्ट आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल आप देख रहे हो, किसी का कलर बता रहे हो, स्मेल बता रहे हो, मेल्टिंग बॉइलिंग कर रहे हो, डेंसिटी, कोई रिएक्शन नहीं कर रहे, फिजिकली चेक कर रहे हो चीजों को। केमिकल में उसकी सारी प्रॉपर्टीज, क्या कंपोजिशन है, किससे वो बना है, कैसा रिएक्टिविटी है, क्या एसिड बेस के साथ क्या कुछ रिएक्शंस करेगा, वो रिएक्शन वाला पोर्शन आ जाता है आपका केमिकल में, ठीक है। अब ये आपको कुछ बता रखा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं विदाउट, हम कोई भी कंपोजिशन अगर चेंज ना करें, ठीक है। अब हम आपको जो मेन वाला पोर्शन है वो बताते हैं एक बार, क्या जरूरत है अपने को। अब मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ये यहाँ से याद रखेगा। ये वैसे आपकी नॉर्मल जैसे सीयूईटी का पेपर चाहिए आप दे रहे हो, एक्स्ट्रा टीजीटी साइंस में भी यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया हुआ है यूनिट से, कि ये क्वेश्चन अभी हमें पीवाईक्यू तो याद नहीं है कि कौन से ईयर में था, लेकिन ये पूछा हुआ था। तो आपको पता है लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर। मास की क्या होती है? किलोग्राम। टाइम की क्या होती है स्टूडेंट? सेकंड। करंट की एम्पियर होती है। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट कोई पूछ ले तो केल्विन। वैसे टेम्परेचर की आपको पता है फारेनहाइट भी होती है, और दूसरा कौन सा होता है आपका? सेल्सियस, ठीक है। सेल्सियस से केल्विन आपको करना होता है तो आप क्या करते हो? 273.15 ऐड करते हैं, और केल्विन से सेल्सियस दाना हो तो क्या करते हो? माइनस। और अगर फारेनहाइट वाला हो तो क्या फार्मूला बता रखा है हमने आपको? 5/9
डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस में 32। अगर सेल्सियस का करना हो फ़ारेनहाइट का रिवर्स, अगर आपको रिवर्स करना हो फ़ारेनहाइट को इसमें करना हो तो फार्मूला होता है 9/5 ब्रैकेट डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये तीनों भी याद है आपको, तो यहाँ से भी कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है आपका नॉर्मल नीट वाले में, या फिर इसमें भी पूछ लेते हैं CUET वाले पेपर में या TGT साइंस में, क्योंकि बोलने में आपके 10 तक है तो ये यूनिट से क्वेश्चन 1-2 बार देखा गया है। लुमिनस इंटेंसिटी यूनिट क्या होती है? कैंडेला, क्योंकि फिजिक्स में भी सेम ही रहती है, कोई चेंज नहीं है, तो अच्छे से कर लेना। ये फॉर्मूले कब लगाएंगे? सपोज मैंने कह दिया आपको कि 20 डिग्री सेल्सियस है, उसको आप फ़ारेनहाइट में चेंज कीजिए, तो आप क्या करोगे? 9/5 सेल्सियस की वैल्यू पुट करोगे 20 प्लस 32 सोल्व कर लोगे। फ़ारेनहाइट को रिवर्स करना हो तो ये फार्मूला लगाओगे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए। फिर है डेफिनेशन ऑफ SI बेस यूनिट, इसका अभी तक कोई काम नहीं है आपको, यूनिट ऊपर वाली याद रख ली बस, ठीक है। अब ये कुछ परफिक्स होते हैं, जैसे -24 है तो क्या यूज़ करेंगे, अब मेन बता देते हैं हम। जैसे पिको पता होना चाहिए, कई बार चाहे फिजिक्स है, आगे फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो आपको पता होना चाहिए पिको में 12 होते हैं, नैनो में 9 होते हैं, माइक्रो में 6, मिली में 3 होते हैं आपके, ठीक है, सेंटी में 2 होते हैं, डेकी में कितने होते हैं? -1। ओके, ये एक बार आप ये टेबल अच्छे से मतलब कन्वर्जन के लिए आपको पता होना चाहिए, किलो, मेगा, गीगा, टेरा सॉरी, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। और फिर आपको देखो मास और वेट में कोई पूछ ले कि बताइए मास 0 हो सकता है या वेट, अब आपको पता होगा वेट का फिजिक्स में आपने पढ़ा भी है नॉर्मली, वेट क्या होता है हमारा mg। अगर ग्रेविटी 0 है, जैसे अभी अंतरिक्ष में आप जाओ, ग्रेविटी 0 है तो वेट क्या हो जाएगा? 0, लगता ही नहीं कि वेट है, फ्रिक्शनलेस महसूस करते हो आप, बिल्कुल ही 0, ठीक है। तो वेट 0 हो सकता है, मास तो कुछ ना कुछ तो मास जरूर होता है, जी की वैल्यू पे डिपेंड करता है, तो वेट और mg का ही फार्मूला होता है नॉर्मली। और वॉल्यूम मतलब स्पेस कितना ऑक्यूपाई करेगा, ये चिंग्स नहीं है। ये फार्मूले दोनों अच्छे से देख लेना, हमने आपको बताई दिए हैं पहले से। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री। रूम टेम्परेचर का नॉर्मली बता रखा है इतना है, फ़ारेनहाइट में इतना है, 0 डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में इतना होगा, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री। तो कई बार ये डायरेक्ट पूछा हुआ है एक बार कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर का सेल्सियस में बताइए कितना होता है, तो याद रखना आपको 37 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में करना हो तो आपको रूल पता आना, 273 ऐड करोगे 0.15। फ़ारेनहाइट के लिए 98.6 डिग्री। अब पानी का बॉइलिंग पॉइंट आप सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन में पूछे तो 373, एंड अगर फ़ारेनहाइट में पूछे आपसे तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से TGT में भी देखने को मिला और बेसिक भी आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट यूनिट पे, और ये साइंटिफिक नोटेशन आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, आगे आपके आएंगे सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए वैसे अगर हम बताएं अभी तक अपने उसमें तो काम का नहीं है, नॉर्मली अगर आप 11th क्लास बोर्ड से पेपर देते हो, जो आपका आता है बोर्ड हो कौन सा, तो वहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है पता लगाने का। तो हम जर्नल रूल्स जो है मेन पॉइंट क्या बताना चाहिए, वैसे सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब महत्व है कितनी वैल्यूज का। अब आप ये देखिए, जैसे मान लो कोई भी नॉन 0 डिजिट वैल्यू है, मैंने आपको बोला कि 12 लिख दिया, 12 में कितने डिजिट हैं स्टूडेंट? 2 डिजिट है, सिंपल से आप सबको पता है कितने डिजिट है हमारी? 2। तो आप क्या कहोगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है आपकी? 2। तो ये पहला पॉइंट ये कहता है कि जितने भी नॉन 0 डिजिट है वो सारी सिग्निफिकेंट होगी, उनको आपको काउंट करना है। अब ये देखिए 0 है, अब इस 0 को काउंट नहीं करना। अगर डेसिमल से, ये डेसिमल से लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, डेसिमल से इस साइड हो से राइट साइड, अगर यहाँ कोई नॉन 0 वैल्यू है तब तो आपको काउंट करनी होती है। सपोज मैंने आपको बोला 0.0250। अब आपसे कोई पूछ ले कि इसमें SF वैल्यू बताइए, SF का मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर। तो एक बार कमेंट करके बताइए जो बच्चे ज्वाइन है, क्या बता सकते हो इसमें कितनी फिगर है? कितने बच्चे हैं जो बता सकते हैं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? वैसे कंपटीशन में तो ज़्यादा नहीं पूछा था, बट फिर भी हम एक बार आपको बता रहे हैं। चलिए, तो 2 बच्चों के ऑप्शन आए हैं, राखी कह रही हैं 2 और यांस कह रहे हैं 3। चलिए, और कोई भी? वैसे देखो चाहिए आंसर गलत हो सही है, पर अटेम्प्ट करना जरूरी होता है, चाहे क्लास हो आपकी ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन आप ले रहे हो, क्लास में पार्टिसिपेशन ज़्यादा जरूरी होता है। गलत सही वो एक अलग थिंग्स है, कम से कम आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, आंसर दे रहे हो, तो ये अच्छा लगा हमें जानकर। अब यहाँ देखिए, तो आंसर आपका यांस का ठीक है। तो राखी एक बार आप ध्यान दीजिए क्या बताया हमने पॉइंट, कि अगर आपका डेसिमल से इस साइड 0 वैल्यू है, ठीक है, नॉन 0 वैल्यू नहीं है, नॉन 0 कोई होता है, अगर मान लो मैंने ये बोल दिया आपको 10 पॉइंट में 0, अब इन दोनों 0 का महत्व हो गया, अब ये बीच में आ रही है। लेकिन अगर आपके डेसिमल के लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड, नॉन 0 डिजिट वैल्यू नहीं आती, सिंपल 0 है, तो इन 0 का कोई महत्व नहीं है ऐसा वैल्यू में। ओके, तो ये आप काउंट नहीं करोगे। तो अब कितनी हुई? 1 2। अब ये राइट वाली काउंट करनी पड़ेगी, नॉन डिजिट वाली। तो इसी पॉइंट को बताया इन्होंने वर्डिंग्स में, देखिए आप, 0 प्रेसीडिंग टू फर्स्ट नॉन 0 डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट।
अब इन दो जीरो का कोई महत्व नहीं है, इसलिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आ गई 1। थर्ड पॉइंट देखिए आपका क्या कह रहा है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि जीरो बिटवीन द टू नोन, अगर कोई दो नॉन जीरो डिजिट वैल्यू है उनके बीच में अगर आपकी जीरो आ रही है तो उस जीरो का महत्व होगा या नहीं होगा, तो आप काउंट करनी है। अब जैसे ये दो जीरो बीच में आई है ना, तो अब इनका महत्व है 1 2 3 4, कितने डिजिट होगी आपकी 4। ओके, और आप बताते रहिएगा। ऑडियो वीडियो ठीक समझ आ रही है? कोई भी प्रॉब्लम आए बीच में तो बता दीजिएगा। जो बच्चे बाद में देखेंगे वो भी कमेंट करके पूछ सकते हो। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करेंगे हम, जैसे चैप्टर 1 का जो मेन चीज़ें बताने के बाद जिसके जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है सबका सॉल्यूशन करवाएंगे आपको। तो जीरो बिटवीन ये आपको पता चल गया। तो इसमें ज़्यादा और एक इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं, सब में और ज़्यादा कंफ्यूज होना नहीं है। 4 पॉइंट ये पता होना चाहिए आपको। 10 की पावर में कुछ भी हो, इनका कोई महत्व नहीं है, ठीक है, ये आपको काउंट ही नहीं करनी, ठीक है। जैसे पाई है, पाई की 22 तक अप्रोक्स हो चुकी है, तो उसमें आपको इनफाइनाइट वर्ड यूज करना है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। दूसरी बात, अगर आपको कह दें एडिशन, जैसे कोई दो वैल्यू दे रखी है, सपोज मैंने कहा 2.3 और एक मैंने कहा 0.0231, आपको कह दें कि इनको जोड़ने के बाद यहाँ जो आंसर आएगा उसमें बताइए कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो उसके लिए एक सिंपल सा रूल क्या होता है, लोवेस्ट वैल्यू को प्रेफरेंस देना, कम नंबर को। मान लो एक डिजिट है, इसमें आप काउंट करोगे कितनी फिगर आएंगी 2, यहाँ देखोगे 1 2 3, कितनी आई 3, तो अब कम कौन सी है 2। इसका मतलब यहाँ आंसर में जो भी होगा आपको कितने तक काउंट करनी है, ओनली 2। ऐसा ही काम सेम होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है, और ज़्यादा इन डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, इतना काम का नहीं है आपका। मल्टीप्लिकेशन वाले में भी यही रहेगा आपका, जो कम वाली है ना वही आपको सिग्निफिकेंट फिगर में होगी। वैसे इसमें इन डिटेल अगर आप और सीखना चाहते हो ना, तो हमने एक अलग से वीडियो भी ले रखी है 11th क्लास की, उसमें आपको बताया कि अगर वैल्यू आपको 5 से ज़्यादा हो जाए एक वैल्यू, तो हम 1 डेसिमल बढ़ा देते हैं, आपका कम हो जाए तो उतना ही छोड़ते हैं। वो पूरा रूल ऐसा वैल्यू की बता रखी है यूनिट 1 में, वो वहाँ से देख लेना। अभी हम मेन पे जा रहे हैं। हम प्रिसीजन एक्यूरेसी का कोई काम नहीं है। वैसे एक्यूरेसी का मतलब होता है एक्यूरेट कितना हो भाई, जो आप एक्सपेरिमेंट सपोज परफॉर्म कर रहे हो उसके एक्यूरेट वैल्यू कितना जा रहा है। मान लो मैंने कहा कि 2 वैल्यू आनी चाहिए थी, आपकी भी 2 आ गई हो या 1.99 समथिंग आ गई हो, तो इसका मतलब आप बिल्कुल एग्जैक्ट हो या एक्यूरेट उसके पहुंचे हो, ठीक है, उसको एक्यूरेसी बोलते हैं। इसका कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे वैसे तो आपसे इतना। एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला हमने आपको बता ही दिया, और ये इंच और पॉइंट के अंदर बता रखा है, इतना काम का तो नहीं है, बस पता होना चाहिए कि इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। उसके बाद यहाँ से आपका काम स्टार्ट हो जाता है नॉर्मली। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखिए क्या होती है। कई बार तो है ना, जो एचटेट का पेपर होता है नॉर्मली बताएं तो उसमें स्टेटमेंट ही आ जाते हैं और आपसे पूछ ले कौन सी लॉ है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने आपको क्या बात बताई थी। कंजर्व का मतलब होता है कांस्टेंट, मास का मतलब वजन, कंजर्वेशन ऑफ मास ही आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसने क्या कहा था, ध्यान से सुनिए, कि आप जैसे रिएक्शन की हम बात करें, केमिस्ट्री में मतलब रिएक्शन पढ़ रहे हो, तो रिएक्शंस में आपका क्या होता है, ये क्या होता है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से क्या बनाते हो आप प्रोडक्ट। तो कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहती है कि आपके पास इस रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट है आपका और प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो मास है ना वो क्या होना चाहिए, बराबर। अगर आपकी इक्वेशंस में दोनों साइड मास बराबर नहीं है, इसलिए 10th क्लास में क्वेश्चंस भी आता था कि केमिकल इक्वेशनों को हमें बैलेंस करने की नीड क्यों होती है, केमिकल इक्वेशनों को बैलेंस क्यों करना पड़ता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से, क्योंकि अगर आप बैलेंस नहीं करोगे तो मास इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। एंटोनी लेट्स ने ये बात बताई थी आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाली। उसके बाद हम करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बाद आपकी दूसरी लॉ आती है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब ध्यान से देखिएगा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस ने क्या बात बताई थी आपको, वो सुनिए। डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट बोल दो इसको या कांस्टेंट बोल दो। इसने ये कहा था कि कोई भी कंपाउंड बना रहे हो जी, ठीक है, उसके अंदर जो एलिमेंट का मास का रेशियो होगा ना वो फिक्स रहेगा, बदलेगा नहीं। जैसे मैंने कहा पानी है, वाटर, एक पानी चाहिए आपका घर का ले लो आप, एक पानी को आप समुद्र से ले आओ, एक दूसरे देश से ले आओ, एक नदी से, तीनों पानी का फार्मूला देखोगे तो बदल जाएगा क्या, नहीं। मास का एलिमेंट का रेशियो देखोगे, हाइड्रोजन का मास 1 है, बताएं तब आपको आइसोटोप वाला यूज करना होता है, 2 हो गया यहाँ पे। एक ऑक्सीजन का मास 16 होता, तो रेशियो क्या आया 1:8। तो ये लोग कहती है कि ये पानी से कहीं से ले लो, सोर्स कुछ भी हो आपका, लेकिन यहाँ इस पानी में, इस कंपाउंड में जो मास का रेशियो है एलिमेंट का वो हमेशा फिक्स रहेगा, बदलेगा नहीं, कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। ये थिंग्स बताइए आपको लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो आप आसानी से ये बता सकते हो, अलग अलग एग्जाम्पल लेके आपको बताया गया है। अगर ये बदल जाएगी, लिमिटेशन पूछ लें तो आपकी कब हो जाएगी, क्योंकि अगर आइसोटोप ले लोगे तब बदल जाएगा। आइसोटोप ऐसे क्या होते हैं हमारे आइसोटोप्स,
आइसोटोप्स वो होते हैं जहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या होता है सेम और मास नंबर क्या होता है डिफरेंट। जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ये वाला, ये प्रोटियम बोलते हैं इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम ट्राइटियम। एटॉमिक नंबर 1 1 है, लेकिन मास नंबर एक में 1 है आपका, एक में 2 है, एक में क्या है आपका 3 है। ठीक है, एक में एटॉमिक नंबर मास 1 है, 2 है एंड 3 है। तो अब आप यहाँ चेक करोगे तो मास तो बदल जाएगा, तो आइसोटोप्स में ये एप्लीकेबल नहीं होता। ये आप उसकी क्या बोल सकते हो लिमिटेशन। ठीक है, ये लिमिटेशंस थी आपकी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस की। डेफिनेट प्रोपोर्शन ने इतना ही कहा था, ये आप बता सकते हो। एक तो लिमिटेशन ये हो जाएगी, एक दूसरा अगर आपका एलिमेंट कंबाइन हो रहा है सेम रेशियो में बट कंपाउंड भी अलग अलग बन रहे हैं आपके, जैसे C2H5 अल्कोहल है, ईथर है, जैसे मैंने कहा अल्कोहल है C2H5OH, ईथर है CH3OCH3। अब कंपाउंड अलग है तो मास अलग हो जाएगा। ये बताया इन्होंने कि एलिमेंट का अगर आप रेशियो लोगे तो अलग हो जाएगा। अब यहाँ चेक करोगे तो यह अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ कौन सा है ईथर है। लॉ ऑफ मल्टीपल ने क्या कहा था, देखो वैसे रिलेटेबल ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। लॉ ऑफ मल्टीपल ने कहा था कि जब आपके पास 2 एलिमेंट हैं, कोई भी 2 एलिमेंट मान लीजिए जो कंबाइन हो रहे हैं, किसी 2 कंपाउंड बना रहे हैं, चीज 3 बना रहे हैं, तो उसमें एक का एलिमेंट का जो रेशियो है ना, ऐसा नहीं है कि वो बदल जाएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल दें सो दैट आपको आसानी से थोड़ी समझ आ जाए। जैसे ये लें हम, क्या एग्जाम्पल दें आपको, इन्होंने जैसे एग्जाम्पल दिया है ये वाला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हम कार्बन का ले लेते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन ज्वाइन हो रहे हैं तो क्या बना है, मैंने कहा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन और 2 ऑक्सीजन अगर ज्वाइन हो रहे हैं तो क्या बन जाएगा यहाँ पे CO2। अब इनका अगर रेशियो लोगे तो ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ कार्बन का मास 12 है, यहाँ रेशियो लेंगे तो क्या आएगा 12:16, यहाँ रेशियो लोगे तो क्या आएगा 12:32। अब 12 तो सेम है, इनका रेशियो लोगे तो क्या आएगा 16:32 का रेशियो लगेगा, क्या आएगा 1:2। तो लॉ ऑफ मल्टीपल यही कहना चाहता है कि व्हेन 2 एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर केमिकल कंपाउंड, ठीक है, देन द मास ऑफ 1 एलिमेंट कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ अदर बी ए सिंपल रेशियो। अब मास फिक्स किसका होगा, कार्बन का। अब ये ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ 12 था, यहाँ 13 हो गया या 14 हो गया। अगर आइसोटोप्स नहीं ले रहे तो नॉर्मली हम बात करें बदल नहीं रहा, तो यही इस लॉ ने कहा था। चाहिए आप 2 कंपाउंड बनाइए, चाहिए 3 बताइए, ये मल्टीपल प्रोपोर्शन ने कहा था। ऐसे आप सल्फर ऑक्सीजन के कंपाउंड ले सकते हो, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनाओगे, SO2 तो सल्फर का तो सेम ही रहेगा। इनका जो रेशियो आपस में वो भी सिंपल नंबर रहेगा, पॉइंट में कभी नहीं आएगा, आपको होल नंबर में रहता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल ही है, मल्टीपल प्रोपोर्शंस भी ज़्यादा हार्ड नहीं है आपकी, तो इसको आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट कौन सी रह गई इसमें, लॉ ऑफ मल्टीपल के बाद में गैल-लुस्कास लॉ से पहले भी तो थी ना एक आपकी, 1 मिनट, रेसिप्रोकल वाली ऊपर रहेगी क्या, एवोगैड्रो लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड अच्छा मल्टीपल से पहले यहाँ पता नहीं मिसिंग है क्या, हम एक बार आपको बता देते हैं। एक लॉ और है हमारी, लॉ ऑफ, वैसे हमने लॉ का अलग से कंसेप्ट भी ले रखा है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब ध्यान से सुनिए, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ये कहती है कि रेशियो है मास ऑफ 2 एलिमेंट, कोई 2 एलिमेंट हैं जैसे A और B, उनका रेशियो है जो कंबाइन हो रहे हैं फिक्स मास, मान लो कोई C एलिमेंट फिक्स के साथ ज्वाइन हो रहे हैं, या तो उनका रेशियो सेम आएगा या आपका क्या आएगा सिंपल मल्टीपल आ जाएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल दें आपको, एक ट्रायंगल से बना देते हैं, जैसे आपका ये एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ लिख लेते हैं कार्बन और यहाँ डाल लो आप हाइड्रोजन, सपोज यहाँ हाइड्रोजन डाल लीजिए। यहाँ अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में जुड़ रहे हैं तो क्या बना रहे हैं ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं तो क्या बना रहे हैं CH4, कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं तो क्या बना रहे हैं CO2। तो हमने आपको कहा कि एलिमेंट C था और O था, वो आपके कंबाइन हुए सेपरेटली किसी अदर एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ। कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा तो क्या बना CH4, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा तो क्या बना H2O। ये आपस में जब सेपरेटली ज्वाइन हुई तो क्या बना CO2। अब रेशियो लीजिए, यहाँ मास का रेशियो लोगे तो कार्बन का मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 4, 4:12 करोगे तो कितना है 12 आएगा क्या, यस, 2 दूनी 4 करोगे 2 6 12, मतलब हम डिवाइड करके देखते हैं एक बार फिर। यहाँ कार्बन का लेते हैं तो कितना आएगा 12:32, यहाँ रेशियो लेंगे तो कितना आएगा 2:16। अब देखिए यहाँ 12 ये 12 तो सेम है, चेंज नहीं हुआ ना। 4:32 करोगे तो कितना आया 1:8, यहाँ रेशियो किया तो 1 कितना आया 8। अब यही करना चाहता था रेसिप्रोकल वाला, या तो वो सेम आ जाएंगे, अब तो रेशियो सेम आ गया, या सिंपल मल्टीपल आ जाएगा, चाहिए वो 2 का आ जाए चाहिए वो 3 का आ जाए। ठीक है, तो ये सारी थिंग्स ही बताइए आपकी रेसिप्रोकल ने। गैल-लुस्कास लॉ था, उसने कहा था कि जब गैसें जुड़ेंगी, गैल-लुस्कास लॉ मतलब पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, गैसें जुड़ेंगी, रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, दे ऑलवेज डू सो इन वॉल्यूम विच बेयर सिंपल रेशियो होगा वो एक दूसरे की। जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन गैस है
और वो ज्वाइन हो रही है क्लोरीन के साथ और बना रही है 2HCl। बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 आएंगे। यहाँ कोफिशिएंट कितना है 1, Cl2 का कोफिशिएंट कितना है 1, HCl का कितना है 2। तो इनके वॉल्यूम का जो रेशियो है ना, अगर कंडीशन STP है, STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। टेम्परेचर की वैल्यू होती है स्टैंडर्ड में 298 केल्विन, प्रेशर की वैल्यू होती है 1 atm या 1 बार होती है। ओके, और टेम्परेचर आपको बता दिया। STP कंडीशंस पे गैसेज अगर जुड़ रही हैं तो उनकी जो वॉल्यूम का रेशियो है वो सिंपल मल्टी वैल्यू में आएगा, जो कोफिशिएंट है उनका जी, वो आपका पॉइंट में नहीं आएगा कभी भी। सिंपल, ये किसने कहा था? गैल-उस्कासला, जो गैसेज वॉल्यूम की थी। उसके बाद हमारा क्या आ गया था? डाल्टन लॉ। डाल्टन लॉ ने क्या बताया था आपका? पहले डाल्टन ने ये कह दिया था कि मैटर होता है ना, मैटर का सबसे छोटा पार्ट, हम बात करें कुछ पॉइंट निकाल लेते हैं यहाँ से। ये रहा मैटर की सबसे छोटा पार्ट, डाल्टन ने कहा था एटम है, लेकिन अपने को पता है कि एटम नहीं है छोटा। एटम से छोटे क्या हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब आपको तो ये भी पता है इलेक्ट्रॉन से छोटे भी क्या होते हैं? लेप्टॉन, मीजॉन, क्वार्क्स। इनके अंदर भी आ चुके हैं अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी थिंग्स डाल्टन ने इतना स्टॉप कर दिया था कि मैटर का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? एटम से आगे डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन अपने को पता है ये बात ठीक मतलब नहीं है। जितने भी एटम है किसी भी एलिमेंट की, उनकी क्या होती है आपकी? आइडेंटिकल। हम एक बार चार्जिंग पे लगा लेते हैं लैपटॉप को, सो दैट वीडियो बंद करने की नीड ना पड़े। ठीक है, तो ये बताया था जितने भी एटम हैं, तो अगर आपके आइडेंटिकल सेम एलिमेंट है तो ऐसे तो नहीं है ना कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी बदल जाएगी, वो तो सेम ही रहेगी आपकी। डिफरेंट एलिमेंट है तो उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेगी। सेम या अलग अलग एलिमेंट जुड़ रहे हैं तो कंपाउंड बनाते हैं। वो दोनों एटम को हम खुद से क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, जो बेसिक पॉइंट्स थे। बाद में इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। पहली बात तो ये, एक तो किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था आपको? उसको आइसोटोप्स वालों को। आइसोटोप्स वाला जो पोर्शन है ना, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। एक बार हम इसमें कलर चेंज कर लेते हैं अपना। देखिए, तो डाल्टन की लिमिटेशंस क्या थी कि कुड नॉट एक्सप्लेन। एटम अलग अलग एलिमेंट के है ना, क्यों जुड़ रहे हैं आपके? वैसे तो आपको पता है एटम स्टेबिलिटी के लिए जुड़ रहे हैं। आइसोटोप्स, आइसोबार, इनके बारे में कुछ नहीं पता था। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इनके बारे में इसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी आपने को। अब ठीक है, तो ये सारी थिंग्स थी आपकी डाल्टन की। फिर मॉडिफाइड बनाया गया कि एटम आपका इंडिविजुअल होता है, सेम एलिमेंट का डिफरेंट एटॉमिक मास होता है, जिसका नाम दिया गया आइसोटोप्स। अगर मास सेम है आपका और एटॉमिक नंबर आपका डिफरेंट है तो उसका नाम क्या होता है आपका? आइसोबार। ये सारी चीज़ों के बारे में। और जब भी कोई रिएक्शन होती है तो सबसे पार्टिसिपेट कौन करता है? आपका एटम करता है। ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया गया। उसके बाद हम बताएं आपको एवरेज एटॉमिक मास, फॉर्मूला मास, ये क्या है? नॉर्मल आप कोई भी एलिमेंट ले रहे हो, ठीक है, एलिमेंट के जो मास का रेशियो है, जैसे मैंने कहा सपोज कोई एलिमेंट था कार्बन, कार्बन का मास आपने कहा 12, तो पहले लगाते थे AMU एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन आजकल लगाते हैं यू यूनिफाइड मास। फॉर्मूला मास मतलब कोई फार्मूला है, सपोज NaCl है, साल्ट का फार्मूला, तो इसका मास कैसे निकालोगे? सोडियम का मास देखोगे, क्लोरीन का देखोगे, टोटल आएगा 58.5। तो ये था, यूनिट आप यू जरूर लगाओगे। नॉर्मल बेसिक बात है जो आपको पता है ऑलरेडी। जो हमारे काम की चीज़ है वो निकालते हैं हम आगे। अब है मोल कंसेप्ट, मास ऑफ 1 मोल। मोल का वैल्यू क्यों आई, ये सारी थी थ्योरी हम पहले से बता चुके हैं। वैसे मोल की हमने एक अलग से वीडियो भी ले रखी है। अब एक बार ये HTET के पेपर में आया हुआ था। अब एक इधर नंबर की वैल्यू बताइए, 6.022 10⁻23 जो होता है आपका, ठीक है। और ये जो सारी वैल्यू निकाल गई एक मोल में, कार्बन को क्यों प्रीफ्रेंस दी गई, ये हम पूरा पहले से बता चुके हैं। अभी के लिए मोल कंसेप्ट में आपको 3 चीज़ें बता रहे हैं, क्या ध्यान रखोगे? मोल के 3 ही फार्मूले काम आएंगे आपको। क्या फार्मूले? 1 मोल का फार्मूला है मास की टर्म में, 1 मोल का फार्मूला है वॉल्यूम की टर्म में, एक है आपका पार्टिकल की टर्म में। मास की टर्म में काम आएगा कंसंट्रेशन टर्म सब में, चाहिए 12th वाले चलेंगे। अभी क्या होता है मास की टर्म में? गिवन मास बाई में मोलर मास, ये होता है मास की टर्म में। जैसे मैंने कहा कि 20 ग्राम अन्योज है, उसमें मोल निकालिए, 20 ग्राम अन्योज में क्या निकालिए? मोल। तो गिवन कितना है? 20। अब अन्योज के मोल नीचे होता है मोलर मास। वैसे तो मोलिकुलर मास मोलर में डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ 1 मोल की बात हो रही है तो इनडायरेक्ट वैसे सेम ही बात है, मोलिकुलर मास और मोलर मास। वैसे अलग होता है, मोलर मास मतलब 1 मोल ऑफ आयन की बात हो रही है यहाँ पे, मोलिकुलर मास मतलब एटम का जो मास करते हो आप।
अब यहाँ देखिए सोडियम का मास कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 40 प्लस हाइड्रोजन का 1 करोगे तो ये आएगा 40। तो 20 को 40 से डिवाइड किया, यहाँ आगे 0.5 मोल। तो अगर मास के टर्म में ये कंसंट्रेशन टर्म जितने भी आप पढ़ोगे ना जहाँ से क्वेश्चंस मिलता है वो यही फार्मूला काम करेगा अपना, गिवन मास बाई मोलर। वॉल्यूम की टर्म में पूछ ले तो फार्मूला होता है गिवन वॉल्यूम बाई स्टैंडर्ड वॉल्यूम, जो 22 पॉइंट, अगर हम पहले की बात करें 22.4 यूज़ करते थे, ठीक है। और अब क्या यूज़ कर रहे हैं, वी हैव, मतलब पहले ये कह रहा था 22.4 यूज़ करते थे, लेकिन अब हम 22.7 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों में से आप कौन सी 22.7 या 22.4 बता देंगे हम आपको। उसके बाद अगर हम बताएं, अगर आपको एक बार और 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कहें तब आपको 22.7 वाली प्रेफरेंस देना है, नहीं तो नॉर्मली आप उसको ले सकते हो। अब पार्टिकल की टर्म में क्या है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल आपके, और नीचे है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर को सबको पता है कितने होते हैं 6.022 10⁻23। पेपर में आपको क्या कह दें कि मोल निकालिए गिवन, या गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल निकालिए 0.5 मोल में, तो मोल आपको पता है मास वाले से निकाल लोगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। ये 3 फार्मूले याद है ना, तो आप मोल के क्वेश्चंस गलत नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद ये है आपका, यहाँ से भी एक बार एक्सटेट में भी पीजीटी केमिस्ट्री में भी आया हुआ था, इंपेरिकल फॉर्मूला मास से क्वेश्चंस कैसे निकालोगे। तो इसके लिए हम एक बार आपको कोई क्वेश्चंस निकाल लेते हैं, सो दैट आसानी हो जाती है हमें सोल्व करवाने में आपको। चलिए अब अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो जाएंगे बाद में। तो इसमें क्या होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला कब निकालोगे, आपको एलिमेंट गिवन होगी, सपोज कह दिया कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 3 एलिमेंट गिवन है। इंपेरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला मास कैसे निकालते हो किसी कंपाउंड का, एचटेट में एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, आसान सा प्रोसीजर है। सबसे पहले आपको पेपर में इनकी परसेंटेज दी होगी, जो भी परसेंटेज है वैल्यू लिखी वो लिखना आपको। फिर आपको परसेंटेज तो पता हो, मोलिकुलर मास आपको पता है कार्बन का कितना है, सपोज 12 है, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 है। फिर यहाँ निकालते हैं मोल, क्या निकालते हो आप, मोल, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें निकालोगे मोल। मोल निकालने के बाद जो वैल्यू आपकी सबसे कम आई, कैसे निकालोगे, परसेंटेज। मोल निकालने का फार्मूला क्या आपका, जो भी परसेंटेज दे रखी होगी मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देना। 3 कॉलम आ जाएंगे, 3 कंपाउंड है तो 2 है तो 2, 4 है तो 4, परसेंटेज को मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देना। उसके बाद जो वैल्यू सबसे कम आए, मान लो 1 के डिवाइड करने पे 2 आया, 1 पे 4 आया, 1 पे 6 आया, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या ही दो, उस छोटी वैल्यू से सबको फिर से डिवाइड करो, एक कॉलम बनाओ, सिंपलेस्ट रेशियो का। इससे सिंपलेस्ट किया तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, 3 आ गया। जिस भी एलिमेंट के, सपोज कार्बन के आगे 1 आया तो इसका मतलब हमारे फार्मूले में कार्बन कितना है 1। हाइड्रोजन के आगे अगर 2 आया तो हाइड्रोजन कितने हैं 2। ऑक्सीजन के आगे 3 आया तो 3। तो फार्मूला क्या होगा C1H2O3, C1H2O3, ठीक है। ये हो गया हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला। अगर ये पॉइंट में आ जाता है आपका, मान लो आपने डिवाइड करने के बाद सिंपलेस्ट रेशियो पॉइंट में आ गया, सपोज यहाँ पे आ गया 1.5, तो पॉइंट वालों को आपको सिंपल नंबर में करने के लिए किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करनी होती है, ओके। मान लो सपोज हम 2 से करके देखेंगे, तो 2 किया तो यहाँ कितना आ गया 3, यहाँ कितने हो गए 4, यहाँ कितने हो गए 6। अब कार्बन का फार्मूला बनाओगे तो 3 लिखोगे, हाइड्रोजन 4 लिखोगे, ऑक्सीजन 6। ये तो निकल गया आपका इंपेरिकल फॉर्मूला। लेकिन कई बार एग्जामिनर, वैसे आप नॉर्मली पेपर दे रहे हो 11th का जब दोगे बोर्ड की नॉर्मली, तब तो आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, वो दोनों चीज़ें पूछ लेता है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो मोलिकुलर फार्मूला जो होता है ना आपका, मोलिकुलर फार्मूला निकालने का फार्मूला होता है, उसके लिए आपको मोलर मास गिवन होगा, मोलर मास देगा पेपर में, और जो भी फार्मूला निकले उसका मास नीचे होता है इंपेरिकल फॉर्मूला मास। यहाँ से आपका निकलेगा n। मोलर मास को जब आप इंपेरिकल जो भी फार्मूला उसके मास से डिवाइड कर दोगे तो n की वैल्यू आएगी, चाहे वो 2 आए, चाहे वो 3 आए या 4 आए, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको इस फार्मूले से। जब मान लो 2 आ गई तो 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कार्बन कितने हो गए 6, हाइड्रोजन कितने हो गए 8, ऑक्सीजन कितने हो गए 12, ठीक है। एक बार बताइए, पता चल गया आपको इसका। वैसे ये आसान है, और या 3 या 4 नंबर आपको थ्योरेटिकल में देके जाता है। वैसे हमने ये अलग अलग इंडिविजुअली करवाए थे, लेकिन आज हम ये इकट्ठा करवा रहे हैं सो दैट अलग अलग ना ढूंढना पड़े आपको चीज़ों को, हो गया। ये मेन था आपका। उसके बाद एक कंसेप्ट है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग का नाम से पता चला लिमिट में हो कोई चीज़, कमी हो जिसकी आपके पास, क्या हो कमी, तो लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब कमी है आपके पास। लेकिन हम न्यूमेरिकल में कैसे निकालेंगे, तो लिमिटिंग रिएजेंट का सबसे पहला स्टेप होता है आपका बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। निकालने के स्टेप लिख सकते हो अगर आपको कन्फ्यूजन लगता है, तो बैलेंस करना केमिकल इक्वेशन को पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होता है कैलकुलेट द मोल, मोल निकालना। जैसे मैंने कोई रिएक्शन ले ली, H2 + N2 बना रहा है अमोनिया,
यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ 1 है, तो क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन 6 हो गए तो यहाँ क्या करोगे 3 से। पहला स्टेप हर इक्वेशंस को बैलेंस करोगे। सेकंड स्टेप होता है कैलकुलेट द मोल, मोल निकालना। मोल आप कैसे निकालते हो, आपको पता है, उसके गिवन होगा एक 0.2 ग्राम है, 3 ग्राम है, 4 है, मोल निकाल लिया आपने गिवन मास बाई मोलर मास करके। तीसरा स्टेप होता है मोल को डिवाइड करना उसके स्टीकोमेट्रिक कोफिशिएंट से। जैसे यहाँ इसका कोफिशिएंट कितना है 3, जो इसके आगे लिखा होता है। यहाँ कोफिशिएंट कितना है देव गिवन नहीं है, इसका मतलब 1। यहाँ कितना है 2। तो मोल को जब आप स्टीकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू सबसे कम आए, मान लो आपने 2 कंपाउंड था, रिएक्टेंट का ही तो देखोगे ना भाई, कोई रिएक्शन कर रहे हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। मान लो आपके पास कोई भी चीज़ बनानी है आपकी, मैंने कहा कि ए और बी को मिलाने के बाद कोई सी कंपाउंड बन रहा है, ये 5 ml चाहिए, ठीक है, ये भी 5 चाहिए। अब आपके पास ये 1 ही ml है और ये 10 ml दे दे, तो रिएक्शन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, ये लिमिट हो गया है। लेकिन न्यूमेरिकली आपको निकालना हो तो ये प्रोसीजर स्टेप है, बैलेंस करना, मोल निकालना, मोल को स्टीकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दे, जो वैल्यू सबसे कम आए, लेस वैल्यू आई, वहीं आपका क्या है लिमिटिंग रिएजेंट। ये आपका जब आप जे नीट के पेपर देते हो तो वहाँ पे ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे भी आ जाए तो हम आपको बता रहे हैं, बैलेंसिंग आपको आती ही है। ये आपके मेन पर्पस था। देखिए कि ये प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबस्टन 60 ग्राम ऑफ मीथेन। ये एक बार पूछी हुई थी एचटेट में। तो सबसे पहले बर्निंग, मतलब कंबस्टन का मतलब क्या होता है, जलाना, दैट मीन बर्निंग कर रहे हो आप। तो कंबस्टन वाले के लिए रिएक्शंस क्या है, एक मिनट, देखिए बर्निंग के लिए हमने मीथेन लिया, उसको मीथेन का फार्मूला आपको पता है CH4 होता है, प्लस में O2, क्या बनाया CO2। उसके बाद में ये कहा है कि इन्होंने 16 ग्राम CH4 से 1 मोल बन रहा है। अब आपको पता है पानी का मॉलिक्यूलर फार्मूला 1 का 18 होता है। अगर पानी या बैलेंस किया 2 मोल बन रहे हैं तो टोटल मास कितना है 36। 1 मोल निकाल लिया आपने। अब 2 मोल के लिए करोगे तो कितना आया 36 ग्राम। ये तो नॉर्मली क्वेश्चन था, वैसे एक और दिखाते हैं हम आपको। अच्छा चलो वो प्रॉब्लम्स में आ जाएगा नीचे। और हाँ, ये है सबसे मेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास में जाओगे, पहली यूनिट आपकी सॉल्यूशन है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एस्टेट दे लो, नॉर्मली आप बोर्ड का एग्जाम दो या वैसे दो, यहाँ से क्वेश्चंस आता ही है फिक्स। वैसे तो मैंने क्लास अलग से भी करवा रखी है कंसंट्रेशन टर्म की, बट हमें फिर से बता देते हैं। मतलब क्या होता है कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन एक्चुअली में हिंदी में होती है मात्रा, कि आपका जो सोल्यूट है ना वो कितना प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। अब आपको पता है कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन आपका किससे बनता है, सोल्यूट में क्या मिलाते हो आप, सॉल्वेंट, ठीक है। सोल्यूट कितना प्रेजेंट है सॉल्वेंट में, राखी कह रही है यस, ओके, अच्छी बात है, आपको समझ आ रहा है। और जो बच्चे बाद में देखेंगे तो कमेंट करके पूछ लेना। तो यहाँ देखिएगा आपका कंसंट्रेशन क्या, सोल्यूट प्लस में सॉल्वेंट हो गया। अब हमें ये पता लगाना है कि ये सोल्यूट आपका इस सॉल्वेंट में कितनी मात्रा में प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन, ठीक है। उसके बाद क्या है, मास परसेंटेज है पहली कंसंट्रेशन, ये तो आसान है। सोल्यूट का मास कितना है, सॉल्यूशन का मास परसेंटेज के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। जैसे क्वेश्चन आगे सोल्यूशन बना रखा है 2 ग्राम सब्सटेंस, ये 18 ग्राम वाटर, तो 2 ग्राम कम है। सोल्यूट वो होता है जो लेस अमाउंट वाला हो, सॉल्वेंट वो होता है जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, नॉर्मली बात है ये। लेकिन अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाता है तब रिवर्स हो जाती हैं चीजें। ये हमने इन डिटेल अलग लेक्चर में बता रखा आपको, अब कंफ्यूजन ना हो नॉर्मली बताने के लिए। सोल्यूट का मास ऊपर रखा, सॉल्यूशन का मास कैसे निकालोगे, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और परसेंटेज के लिए किसे मल्टीप्लाई करोगे 100 से। ये थी आपकी पहली कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। दूसरी कंसंट्रेशन टर्म कौन सी है आपकी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बताइए इन्होंने, पहले मोल फ्रैक्शन ही देख लेते हैं। देखिए मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं काय से, अगर मान लो ए कंपोनेंट का निकालना है तो जिसका भी निकालने होते हैं उसके मोल ऊपर, मान लो मैंने कहा आपके सॉल्यूशन में ए और बी 2 मोल है, अगर ए के मोल फ्रैक्शन निकाले तो नंबर ऑफ मोल ए के ऊपर नीचे टोटल Na प्लस में Nb। अगर मोल फ्रैक्शन बी के निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल बी के ऊपर और नीचे आ जाएंगे टोटल Na प्लस में Nb। और याद रखिएगा 2 चीजों का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है, ओके, यूनिट इसकी कोई होती नहीं। तीसरी कंसंट्रेशन टर्म आपकी इंपॉर्टेंट है मोलरिटी। मोलरिटी को डिनोट करते हैं हम M से। होता क्या है ना, मोलरिटी का मतलब कितने सोल्यूट के मोल हैं, जैसे मैंने कहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और नीचे क्या आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर के अंदर। अब आपको पता है मोल निकालने का फार्मूला अभी हम सीख के आए थोड़ी देर पहले, गिवन मास बाई में मोलर मास, गिवन मास बाई में मोलर मास।
वॉल्यूम आपको अगर ml में दे रखी हो, मान लो मैंने कहा 450 ml है, तो लीटर में बदलोगे तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से। यूनिट पूछ ले तो यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर। तीसरी बात जो पूछी हुई है पेपर्स में, मोलरिटी। अब आपको पता है कि वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ती है, बेसिक सी बात है। ऐसे याद रख लो, पानी को गर्म करते हो, गर्म करेंगे तो वेपर बनेगी, वेपर ज़्यादा गैस जगह ऑक्यूपाई करते हैं। दैट मीन टेम्परेचर बढ़ाने से अगर आपकी वॉल्यूम बढ़ रही है तो मोलरिटी क्या होगी, आपकी घट जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा मोलरिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। आई थिंक ये बात सबको याद है ना। ये बोर्ड में भी एमसीक्यू आपसे पूछ लेते हैं कई बार इसी डायरेक्ट क्वेश्चन से ही, ये पता चल गया आपको। उसके बाद हमारा मोलरिटी हो गया, टेम्परेचर की यूनिट बता दी इसकी। देखिए ये नीचे न्यूमेरिकल है वो बता रखा है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। ये देखिए मोलरिटी से है, तो ये बताने से पहले हम आपको मोलरिटी का फार्मूला बता देते हैं इधर से। मोलरिटी है ना, मोलरिटी उसको डिनोट करते हैं छोटे एम से। फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल। सानू इधर आना, एक बार पानी का एक गिलास लेके आना लाइव। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और नीचे क्या होता है आपका, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यस याद है, ओके यान्स, वेरी गुड, याद है तो अच्छी बात है। ओके लाइव हमारे बीच में स्टॉप हो गई थी क्या, 13 मिनट तक दिखा रखा था। अच्छा नेटवर्क के कारण हो सकता है, वैसे तो चल ही रही है, चल रही है ना बच्चों, एक बार बता दीजिए। पानी गिरा दिया आपने इधर। एक बार उस फोन में चेक करना आवाज आ रही है क्या सही लाइव की। कौन से, जिसमें आप देख रहे थे, उसमें कार्टून चल रहा है उसमें था। लाइव वाली देखो मेरे चैनल पे जाके, उसमें तो कार्टून शॉर्ट चल रहा है, शॉर्ट। एक बार लेके आना। एक बार बताइए सही ऑडियो वगैरह। एक मिनट, चलो आप बंद कर देना इसको, एंड थैंक यू सो मच सनू, रूम क्लोज कर देना। ओके तो 2 बच्चों के मैसेज आए हैं। अच्छा थंबनेल के ऊपर वो रखा है, इसको हम चेंज कर देंगे एक बार, ठीक है। एक बार हम चेक कर रहे हैं ऑडियो वगैरह सब ठीक है क्या। अब ठीक है, वैसे हम क्लास में आज कंप्लीट हाफ तो कर ही लेंगे। ओके चलो दिख रही है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं फिर से। यहाँ देखिए मोलरिटी का फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसे कहते हैं, बाई में क्या होता है आपका मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम, नीचे क्या होता है आपका मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मोल पर केजी। यूनिट क्या हो जाएगी स्टूडेंट, मोल पर केजी। ओके तो याद रखना मोलरिटी जो होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या रहती है, इंडिपेंडेंट, क्योंकि मास तो आपको पता चेंज नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सबके लिए। मोलरिटी हो गई हमारी, मोल फ्रैक्शन हो गई है, उसके बाद हम बताएं आपको मोलरिटी हो गई, ये लास्ट में आ गया। नॉर्मलिटी यहाँ आपके एनसीईआरटी में वैसे हम आपको बता देते हैं स्टूडेंट, 11th क्लास की एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन प्रदीप की बुक या वैसे देखो तो उसमें नॉर्मलिटी आपको दे रखी है। तो हमें समझा देते हैं फार्मूला क्या है। नॉर्मलिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट सोल्यूट, और नीचे होता है स्टूडेंट वॉल्यूम। जैसे मोलरिटी में भी यही था ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसमें तो कोई चेंज नहीं है आपका। तो ग्राम इक्विवेलेंट के 2 फार्मूले हो रहे हैं, ये इसलिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास बाई में इक्विवेलेंट मास। पेपर में गिवन तो हमेशा मिलेगा ही ना। अब इक्विवेलेंट मास का फार्मूला बताना चाहिए आपको, क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास बाई में एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर मास बाई में क्या होता है, एन फैक्टर। अगर आपका कोई एसिड है तो एन फैक्टर क्या होंगे, एसिड के लिए चेक करने होते हैं कितनी एच है। अगर कोई बेस है तो चेक करना होता है ओच कितने हैं।
यदि आपका कोई साल्ट है तो चेक करना होता है मेटल की वैलेंसी क्या है। जैसे मैंने कहा NaCl एक साल्ट है तो मेटल पे चार्ज आपको सीधा ही पता था, वैलेंसी 1 होती है। मैंने कहा H2SO4 में कितने H हैं? 2 हैं, तो सीधा हो गया 2। बेस है तो बेस में ओथ देखते हो आप। तो ये आपका मेन लास्ट टर्म थी। यूनिट पूछ ले तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर होगी। टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा घटेगी। ये बताइए, वैसे तो हमने आती है तो ठीक है। ओके, देखते हैं एक बार कितने बच्चों का मैसेज आ रहा। आती है तो यस बताइए, नहीं आती तो आप नो बताइए। वैसे तो हमने बता दिया आपको इधर भी। ये लास्ट था आपका। देखिए अब चलते हैं हम एक्सरसाइजेस पे। हमने कहा था आपको कि हम एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज हैं उनका सॉल्यूशंस करने वाले हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। इन्होंने पूछा है कि मोलर मास के बारे में आपको बताइए। तो सीधा सा पता है पानी का मास कितना होता है, ऑक्सीजन का मास 16 प्लस में 2 करोगे कितना आया 18 AMU, ठीक है। उसके बाद CO2 कार्बन का मास कितना होता है 12, 2 ऑक्सीजन है तो मास कितना आया, एक ऑक्सीजन का 16 दूनी 32 और 12 करोगे तो 44। CH4 का करोगे तो 12 और 4 कितना आ गया 16। पहला क्वेश्चन तो सब बच्चे कर सकते हैं आसानी से, सारे करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन, देखते रहिए आप। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। अब इन्होंने आपको कह दिया कि मास परसेंटेज बताइए अलग अलग एलिमेंट सोडियम सल्फेट। तो ये करने से पहले आपको फार्मूला इन्होंने दे रखा था Na2AS4। तो अभी आप देखिए मास परसेंटेज का फार्मूला ये होता है, जिस भी एलिमेंट का होता है ना उस एलिमेंट का तो ऊपर आएगा मास ऑफ एलिमेंट जो भी कंपाउंड का, नीचे होता है आपका मोलर मास पूरे कंपाउंड। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई करनी होती है 100 से। कैसे, जैसे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, यहाँ है Na2SO4 में बताना था आपको मास परसेंटेज का। ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स आपको बताई जा रही हैं। तो आपको पता है टोटल मास निकालिए, एक सोडियम का मास 23 होता है, 2 सोडियम तो कितना आया 46, सल्फर का मास होता है 32, ऑक्सीजन का 16 चौके करोगे तो 64, अप्रोक्स मास आ गया 142। ओके, तो आपको कह रहा है कि हर एलिमेंट्स का बताइए। अब आप देखिए मास परसेंटेज अगर आप सोडियम का निकालोगे तो सोडियम की 2 सोडियम है तो कितना आया 46, टोटल कितना है 142। परसेंटेज के लिए किसे मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो आंसर अप्रोक्स आ जाएगा 32.3 समथिंग। सल्फर है, सल्फर का कितना होता है 32, नीचे टोटल कितना है 142, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे 22.54। लास्ट बच गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं 64, नीचे कंपाउंड का मास है 142 इंटू 100 करोगे तो कैलकुलेट करेंगे तो 45% अप्रोक्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको थंबनेल को हम चेंज कर देंगे, ये स्टेट 23 वाला लग गया क्योंकि डायरेक्ट लाइव से लैपटॉप से ले रहे हैं तो हम एडिट कर देंगे सो दैट कई बच्चों को पता नहीं चला हुआ 11th क्लास केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चल रही है। कोई बात नहीं। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। थर्ड पे चलते हैं 1.3। डिटरमाइन द इम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज 69.9% आयरन एंड 30% डाई ऑक्सीजन बाई मास। तो इन्होंने पूछा है कि इम्पेरिकल फार्मूला बताइए आयरन के ऑक्साइड का। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चाहिए स्टेट का पेपर दोगे तब भी ये क्वेश्चन आता है, नॉर्मली चाहिए आप जेईई नीट का पेपर दोगे तब भी आते हैं, इसलिए हम इन डिटेल उस हिसाब से ही करवाए जा रहे हैं ताकि दोनों को हेल्प मिले। अब आपको कहा है कि परसेंटेज दे दी आयरन की और ऑक्सीजन की, तो पहले आपको वहीं अभी हमने बताया था 2 मिनट पहले आपको टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल बनाओगे तो यहाँ आयरन लिखोगे आप, यहाँ लिख लीजिए ऑक्सीजन। आयरन की परसेंटेज कितनी दे रखी है आपको 69.9 दे रखी है और उसकी परसेंटेज दे रखी है आपको 16। अब सबसे पहले यहाँ कॉलम बनाता हूँ मास का। आयरन का मास अप्रोक्स होता है आपका 55.8 समथिंग, ऑक्सीजन का होता है 16। तो फिर हमने आपको बताया था परसेंटेज निकालनी होती है, मोल निकालने होते हैं। मोल निकालने का फार्मूला होता है परसेंटेज बाई एटॉमिक मास। इसकी परसेंटेज कितनी थी 69.9 को 55.8 से डिवाइड करना, 16/6 और ऑक्सीजन की परसेंटेज सॉरी 30 थी यहाँ पे, देखो ऊपर न्यूमेरिकल में 30.1 दे रखी है तो यहाँ लिख लीजिए आप 30.1। तो 30.1 को डिवाइड करना है 16 से, इसको डिवाइड करोगे तो अप्रोक्स 1.2 अप्रोक्स आएगा, यहाँ आएगा 1.8। फिर हमने कहा था कि जो वैल्यू सबसे कम आए ना उसको फिर से डिवाइड कर दीजिए। तो 1.2 सबसे कम, तो 1.2 को 1.2 से किया तो 1 आ गया। 1.8 को जब 1.2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 1.5। अब आपको एक बात बताई गई थी, अगर ये पॉइंट में आ जाता है तो आपको नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 से करोगे तो वहीं रहेगा, 2 से करके देखते हैं। 2 से किया ये 2 हो गया, 1.5 को 2 से किया तो 3 आ गया। इसका मतलब हमारे फार्मूले में आयरन 2 है और ऑक्सीजन कहते हैं। तो एनसीईआरटी का जो प्रॉब्लम
3 थी आपकी, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा Fe2O3। होप आपको समझ आ रहा होगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन, आपको ये बता रखा है कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है प्रोड्यूस्ड होगी जब 1 मोल कार्बन को बर्न कर रहे हो एयर के अंदर। 1 मोल कार्बन को किस में बर्न कर रहे हो आप? एयर के अंदर। एक मिनट रुकिएगा, बंद कर देते हैं सो दैट बाहर की वॉइस ना डिस्टर्ब करें। अच्छे से समझ आ रहा है ना आप सबको? ये एनसीईआरटी के इसलिए करवाई जा रहे हैं ताकि बार बार प्लेलिस्ट ना बनानी पड़े, एक साथ सारा काम हो जाए। तो 1.4 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मोल कार्बन को बर्न कर रहे हो, तो बर्न मतलब क्या? बर्निंग के लिए क्या चाहिए? हम कलर चेंज कर लेते हैं, एक बार रेड कर लेते हैं। चलो, बर्न कर रहे हो, बर्निंग के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? समझ आ रहा है? ओके, थैंक यू, अच्छा लगा जानकर। तो कार्बन की रिएक्शंस है, मतलब बर्निंग मतलब ऑक्सीजन, तो CO के साथ रिएक्शन की तो कितना हुआ? CO2। इसका 1 मोल है आपका, ऑक्सीजन के भी 1 मोल, मास कितना है इसका? 32 ग्राम। CO2 का भी 1 मोल, इसका मास की बात करें तो कितना आ गया? 44 ग्राम। अब इन्होंने पूछा था कि 1 मोल कार्बन है वो बर्न हो रहा है एयर में, तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हो रही है? तो आपको पता चलेगा कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 44 ग्राम। तो पहले पार्ट का आंसर तो आ जाएगा 44 ग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1 मोल कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन। ये कह रहा है कि ओनली 16 ग्राम डाई ऑक्सीजन है। अब ये 32 था पहले, ठीक है, अब 16 हो गया, तो 44 का हाफ कितना होता है? 22। तो इसका आंसर कितना आ गया? 22 ग्राम। 2 मोल ऑफ कार्बन आर बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन। अब फिर से कह दिया कि डाई ऑक्सीजन, अब यहाँ पे देखो एक एज ए लिमिटिंग रीजेंट काम कर रहा है, मतलब 16 ग्राम डाई ऑक्सीजन गैस है, वो कंबाइन हो रही है ओनली किसके साथ? 0.5 मोल के साथ, ठीक है, इतने मोल के साथ ये कंबाइन हो रही है। तो CO2 फिर से कितनी प्रोड्यूस हो जाएगी? 22 ग्राम। मोल दे रखी थी, मोल का फार्मूला क्या होता है ऐसे देख लीजिए, गिवन मास पाई में मोलर मास। मोलर कितने दे रखी थी आपको? 2 मोल। और मोलर मास का यहाँ निकालना क्या था आपको कि कितनी प्रोड्यूस्ड हो रही है ना फिर से। तो आपको पता चला कि डाई ऑक्सीजन के तो 16 ग्राम वाला था और मोलर मास 44 था। इसको हाफ इस साइड करोगे चेंज करके, 44/2 करो तो कितना आ गया? 22। मतलब इसका आंसर भी कितना आएगा? 22 ग्राम। 1.5 वाला क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा क्या पूछा हुआ है आपको कि कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर aqua solution. मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट इज 82.0245 ग्राम। इस क्वेश्चंस में देखिए एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है 1.5 का। एक बार देखते हैं कई जगह है क्या खाली। चलिए इधर करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चंस में देखिएगा मास ऑफ सोडियम एसीटेट का पूछा था कि कितनी जरूरत पड़ेगी 500 ml तक। तो इन्होंने कहा आपको कि 0.375 सॉल्यूशंस का मतलब क्या है कि 1000 ml के अंदर आपने सॉल्यूशंस बना रखा है किसका? सोडियम एसीटेट वाला, ठीक है। अब कितना जरूरत पड़ेगा 500 ml में, ये पूछा हुआ आपको। 1000 को 500 का मतलब 2 आ जाएगा, तो 0.735 बाई में करोगे कितना? 2। मोलर मास सोडियम एसीटेट का क्या होगा? सोडियम एसीटेट का फार्मूला होता है CH3CONA, तो इसका होता है 82 अप्रोक्स, 82.02 आएगा। वैसे 82 भी ले सकते हो। अब आपको मास बताना है फिर से, ठीक है। तो आपको पता है मोल क्या होता है? गिवन मास बाई में मोलर मास। गिवन मास को मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप? जितने आपके मोल हैं उसको मोलर मास से। तो मोल कितने आए थे? 0.735/2 इंटू मोलर मास कितना है आपका? 82। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 15.38। तो कहाँ था हमारा क्वेश्चन? 1.5 का आंसर हमने आपको बता दिया 15.38। अब 1.6 वाला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से क्या है। और वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक जरूर करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिले लाइव बनाने की। देखो क्वेश्चंस आपको पता है व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता, सो दैट एनसीईआरटी की सारी चीज़ें भी एक्सप्लेन हो रही हैं और साथ में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी एक्सप्लेन मिल रहे हैं आपको। Calculate the concentration of nitric acid in moles per liter in a sample which has a density 1.41 gram per ml and the mass percentage of nitric acid in being 69%.
इन्होंने कहा है कि कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड की मोल पर लीटर सैंपल के अंदर कितनी है, जिसकी डेंसिटी दे रखी है आपको 1.41 ग्राम। ओके, इधर देखते हैं ट्राई करने का। मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 69% का, मतलब 100 ग्राम नाइट्रिक एसिड में 69 ग्राम ले रखा, वो कितना है 69 ग्राम। पहले आप नाइट्रिक एसिड है HNO3, उसका मास निकालिए, मास आ जाएगा, हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 प्लस ऑक्सीजन का करोगे 48, तो मतलब आएगा 63 आ गया मास आपका। तो अब मोल निकालोगे, मोल का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन कितना है 69, मोलर मास कितना है 63, डिवाइड करोगे तो अप्रोक्स आ जाएगा 1 पे जा रहा है ये 1.09 समथिंग पे। अब वॉल्यूम का पूछा है आपको, अब आपको पता था डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालनी है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी। टोटल मास कितना है आपका 100, डेंसिटी देखिए सॉल्यूशन की 1.41, तो इसको इसे डिवाइड किया तो आंसर आ गया आपको 70.9, क्योंकि ये आपका पर ml में थी, अब 70.9 आया। अब ml को लीटर में करोगे तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करोगे आप, तो ये आंसर आएगा 0.0709, इतना आ गया आपका। अब कंसंट्रेशन ऑफ HNO3, कंसंट्रेशन क्या होता है वैसे, नंबर ऑफ मोल, फार्मूला पता होगा आपको, कंसंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, नंबर ऑफ मोल निकाले थे हमने ऊपर 1.09, ये रहे नंबर ऑफ मोल, और वॉल्यूम आई है 0.0709। कैलकुलेटर से जब कैलकुलेट करोगे तो आंसर अप्रोक्स पड़ेगा 15.4। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में अलग से कुछ नहीं था, बस मास परसेंटेज का पता होना चाहिए कि 100 मतलब सोल्यूट का 60 था, मोल का फार्मूला यूज हुआ है, गिवन मास बाई मोलर मास, और डेंसिटी का कंसेप्ट यूज हुआ है। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं यूज हुआ जो आपको पता नहीं था। अब 1.7 वाला क्वेश्चन देखिए, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। इन्होंने कहा कि कितना कॉपर हम ऑब्टेन कर सकते हैं 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से। अब आपको पता है, पहले देखिए कॉपर सल्फेट है जो CuSO4, कॉपर सल्फेट का मोलर मास कितना होता है, कॉपर का देखोगे 63.5 होता है, 32 और 16 चौकी 64, तो आंसर पड़ेगा 159.5 एग्जैक्ट की बात करें तो। अब कॉपर को ऑब्टेन पूछ रखा है कि इतने सॉल्यूशंस में कितने होगा, तो एक कॉपर का मोलिकुलर मास है 63.5, टोटल मास कितना आया 159.5, परसेंटेज के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो आंसर निकलेगा आपका 39.81। ये एनसीईआरटी के ही सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको करने पड़ेंगे। एनसीईआरटी आपसे नीट का पेपर तक कर रहे हो ना, तो ये सारे क्वेश्चंस कर लिए। जो बच्चे बाद में हो रहे हैं ज्वाइन, तो स्टार्टिंग से देख लेना हम क्या कर रहे हैं। 11th क्लास केमिस्ट्री की हमने पहले चैप्टर 1 की थ्योरी पढ़ी इन डिटेल, और फिर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहे हैं आपके सामने। ऐसे चैप्टर 2 के, चैप्टर 3, चैप्टर 4, 5, 10 की 10 यूनिट हैं, चैप्टर समझाया जाएगा आपको, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे। 1.8 में अब आ गए हैं हम, तो 1.8 वाला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्या है, डिटरमाइन द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन इन विच से कहते हैं ये जो मास परसेंटेज ऑफ आयरन, ये तो वहीं रिपीट हो गया फिर से, हमने अभी 1 मिनट पहले निकाला था आपका Fe2O3। देखो मोलिकुलर फार्मूला पूछा है, हमने वहाँ निकाला था इम्पेरिकल फार्मूला Fe2O3, अभी ऊपर निकाला था, ये रहा, 1 मिनट दिखाते हैं आपको, ये रहा Fe2O3 निकला था। अब इन्होंने आपसे मोलिकुलर और पूछ लिया, मोलिकुलर के लिए हमने आपको बताया था एग्जामिनर क्या देगा आपको, मोलर मास दे रखा है 159, और जब Fe2O3 का करोगे तो ये भी अप्रोक्स है 159, डिवाइड करें तो कितना आया 1, तो इसका मतलब मोलिकुलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला दोनों क्या हो गए सेम। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। 1.8 का आंसर ये हो गया। 1.9 का देखिए ध्यान से, कैलकुलेट द एटॉमिक मास से कहते हैं एवरेज ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। परसेंटेज क्लोरीन का दे रखा है आपको, परसेंटेज नेचुरल अबंडेंस का दे रखा है, मोलर मास का, और ये जो सॉल्यूशन हम कर रहे हैं ये सेव करके हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे ताकि आपको PDF के साथ सॉल्यूशंस का आपके पास डाटा तैयार रहे। परसेंटेज नेचुरल अबंडेंस और मोलर मास है, आपको एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन का बताना है कितना होगा। तो एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला क्या होता है, एलिमेंट इनटू इट्स परसेंटेज। तो यहाँ देखिएगा परसेंटेज कितनी दे रखी है, पहले देखिए फ्रैक्शनल एविडेंस दे रखी है, जो 35 क्लोरीन है उसकी दे रखी है 75.7, एंड परसेंटेज है तो 1 बाई करोगे ना, फ्रैक्शनल एविडेंस में निकालोगे तो 75.7 को
किया आपने 1000 वाले से, तो ये आई 0.75 और ये आई 0.24। अब परसेंटेज एवरेज का निकालना होता है, उसका फार्मूला होता है परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके मास से। तो इसकी आई 0.75 इंटू में 34.96 प्लस में ऐड कर दीजिए 36.96 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.24 से। जब ये सोल्व करोगे तो आंसर अप्रोक्स पड़ेगा आपका 35.45। ओके, सिंपल सा एवरेज एटॉमिक मास का। नेचुरल अबंडेंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं मोलर मास से। अगला क्वेश्चन हम पहुंच गए हैं 1.110 में। 1.110 में पहुंच गए हैं, तो देखते हैं क्या है अपना। इन 3 मोल ऑफ मीथेन कैलकुलेट द फॉलोइंग। 3 मोल है मीथेन के, तो इन्होंने बताइए नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम। अब मीथेन का फार्मूला क्या होता है, मीथेन नहीं सॉरी ईथेन है। ईथेन का मतलब C2H6। ओके, ईथेन। अब इन्होंने कहा कि 3 मोल है आपके, 1 मोल मीथेन में। अब यहाँ देखिए 1 मोल के अंदर कितनी कार्बन है, 2 है। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम पूछे इन्होंने कितनी होंगी, तो 1 मोल में 2 मोल है। तो अगर आप 3 मोल की बात कर रहे हो, ठीक है, तो 3 मोल की अगर हम बात करेंगे तो 3 × 2 कितने हो गए, 6 मोल। नेक्स्ट में पूछा नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन में 6 थे, 3 में पूछोगे फिर से, 3 की बात हो रही है 3 पे, तो 6 थी, कितने आ गए 18। तो इसका आंसर 18 आ गया, इसका आंसर 6। नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेन, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ इथेन की बात हो रही है। अभी हमने मोल का फार्मूला बताया था, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बाई क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर। अब मोल इन्होंने बताया है आपको 3 और पार्टिकल पूछा है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, एवोगैड्रो नंबर से। मोल कंसेप्ट यूज हो रहा है। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आप सबको पता है 6.02 × 10⁻23। मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा इसका 18 × 10⁻23। आसान सा क्वेश्चन था, मोल कंसेप्ट से था। 1.111 का क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर। मोल पर लीटर समझते ही समझ गया, मोलरिटी वाली यूनिट है। 20 ग्राम डिजोल्व कर रखा है इन इनफ वाटर टू मेक फाइनल वॉल्यूम 2 लीटर। इधर कर लेते हैं। मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम इन्होंने आपको दे दी 2 लीटर, कुछ चेंज नहीं करना। मोल निकालने का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास 20 है। मोलर मास देख लीजिए अब शुगर का। शुगर का फार्मूला होता है C12H22O11। कंसंट्रेशन टर्म से एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। 20 को 342 से डिवाइड करोगे तो इसके मोल आएंगे। इसको जब सोल्व कर लोगे आप तो अप्रोक्स आंसर पड़ेगा 0.029 मोल पर लीटर। आसान सा क्वेश्चन था, कंसंट्रेशन टर्म का फार्मूला लगाना था। ओके, अब हम आगे हैं 1.12 वाले क्वेश्चन में। अब यहाँ 2 फार्मूले लगेंगे, ध्यान से देखिएगा। इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल, डेंसिटी आपको दे रखी है। ओके, व्हाट इज द वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ 0.25 सॉल्यूशंस। इन्होंने पूछा है कि डेंसिटी दे दी, कितनी वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी इतना लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए। कितना लीटर सॉल्यूशन बनाना है आपको, किसका सॉल्यूशन है, पहली बात मीथेनॉल का। तो इधर लिख लेते हैं। मीथेनॉल का फार्मूला क्या होता है आपका, CH3OH। मास करोगे तो आप 32 हो गया। कार्बन का मास 12, 3 15, 16 और 16 32। मोलिकुलर मास कितना आया इसका 32। अब ग्राम पर मोल की बात हो रही है, लेकिन यहाँ किलोग्राम है, तो 32 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से। तो ये कितना आ जाएगा 0.032। अब मोलरिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यही होता है, मोल्स दे रखा है इन्होंने। अब आपको पता है कि डेंसिटी क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम। मास निकालना है आपको, वॉल्यूम निकालना है, तो मास बाई क्या हो गया, डेंसिटी। सीधी सी बात है, सीधा निकाल सकते हो आप। डेंसिटी कितनी दे रखी है आपको, वॉल्यूम निकालनी है, सॉरी यहाँ पे वॉल्यूम निकालनी है, तो आपकी यहाँ क्या होगी, डेंसिटी बाई में m। ठीक है, m निकालना था ना, ये वॉल्यूम वाला रिवर्स कर दिया हमने। तो आपका ये देखिएगा, तो डेंसिटी की वैल्यू देखिए पहले क्या है, 0.79 बाई में मोलर मास कितना आया था 0.032। तो मोलरिटी का फार्मूला सीधा ही होता है ना वैसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आपकी कितनी आई थी 0.032। तो इसको जब डिवाइड करोगे ना तो अप्रोक्स पड़ेगा 24.78।
24.78 आ गया। अब आपको एक बात बताती, इन्होंने देखो दो सॉल्यूशन की हमने आपको एक टर्म बताई थी, मोलरिटी इक्वेशन तब लगाते हो जब m1v1 इक्वल टू m2v2। अब m1 का मतलब गिवन सॉल्यूशन, और ये जो हम प्रिपेयर करते हैं उसकी होती है। गिवन वाले की मोलरिटी दे रखी है कितनी, अभी हमने निकाली, कितनी निकली हमारी 24.78। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि दिखने में प्रॉब्लम ना हो। 24.78 इनटू में इसकी वॉल्यूम है हमें पता नहीं, v1 लिख दीजिए, m2 है, m2 इन्होंने ऑलरेडी दे रखा था आपको कितना 0.25, तो यहाँ लिख दीजिए 0.25 इनटू में उसकी वॉल्यूम कितनी दे रखी थी आपको 2.5। यहाँ से सोल्व करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगी आपकी कितनी 0.025 लीटर। ml में करना है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 25.22। इस क्वेश्चंस में डेंसिटी का फार्मूला लगा, मोलरिटी क्वेश्चंस का, तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस को आ सकता है घुमा फिरा के, तो ध्यान रखिएगा JNET में भी और नॉर्मली में। 1.13 में आ गए हैं अब हम क्वेश्चंस में। क्वेश्चन सनशाइटी की आपको पता बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं तो टाइम तो लगेगा ही, वीडियो लंबी भी होगी। प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, द SI यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल इज एज शोन बिलो। 1.3 वाले में तो अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले आपको, वेट क्या होता है आपका mg, प्रेशर का फार्मूला क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। तो फोर्स एक टाइप से वेट ही है, वेट क्या हो जाएगा mg, मास कितना है आपका, मास है 134, इसकी मल्टीप्लाई ग्रेविटी होती है 9.8, इसे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 134 को 9.8 से डिवाइड किया आपने, और न्यूटन पास्कल को जब यूनिट में चेंज करोगे तो इतना आएगा आपका 1.013 10 की पावर 5। मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, सब बच्चों को पता है क्या होती है, किलोग्राम, ठीक है। डिफाइन कर सकते हैं, अभी हमने एक्सप्लेन कर दिया था थ्योरेटिकल में कि आप कैसे डिफाइन करोगे, मास और वेट में क्या डिफरेंस है। मैच करना है आपको, अभी हम बता के गए थे माइक्रो में कितने होते हैं आपके 10 की पावर -6 होते हैं, जो डेका होता है उसमें क्या होते हैं 10 होते हैं, जो मेगा होता है मेगा 10 की पावर 6, और जो गीगा होता है गीगा में होते हैं 10 की पावर 9, और जो फेमटो होता है उसमें होते हैं 10 की पावर -15, ठीक है। तो यहाँ से कई बार ये मैचिंग वाला जर्नल सा दिखता है लेकिन आ जाता है। व्हाट डू यू मीन बाई सिग्निफिकेंट फिगर हम बता चुके हैं आपको, कैसे आप निकालोगे वो सारी थिंग्स बता चुके हैं। क्वेश्चंस देखिए 1.17 का, ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सेवरली कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक। आपको पता है कार्सिनोजेनिक होता है, हानिकारक होता है ये। लेवल ऑफ कंटामिनेशन वाज 15 ppm। एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बाई मास। परसेंटेज बाई मास में इन्होंने कहा है कि एक्सप्रेस करना है आपको परसेंटेज बाई मास में। मास परसेंटेज कितनी है 15। अब ये ppm है, आपको बताया गया था कि इस टाइप की होती है तो पार्ट्स पर मिलियन यूनिट यूज़ करते हैं, जहाँ 10 की पावर 6 होती है। परसेंटेज के लिए करोगे तो 100, तो इसका आंसर कितना आ गया 1.5 10 की पावर -3। पहला है तो मास परसेंटेज में। अब डिटरमाइन द मोलरिटी ऑफ KMnO4। अब मोलरिटी के लिए तो फार्मूला लगाना पड़ेगा। मोलरिटी के लिए क्या चाहिए आपको, मोल भी चाहिए, सोल्यूट के मोल, और नीचे क्या चाहिए वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये चाहिए ना। अब इन्होंने आपको एक टर्म बताई है, पहले क्लोरोफॉर्म था CHCl3, तो क्लोरोफॉर्म का जो मास होता है वो कितना होता है। अब इन्होंने आपको मोलिकुलर मास की हम बात करें तो वो तो आएगा 118, क्योंकि एक क्लोरीन का 35.5 या 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 118.5 आएगा मास, तो मोलिकुलर मास। अब मोल क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन सैंपल का कितना बना अभी हमने निकाला 1.5 10 की पावर -3 इंटू में मोलर मास कितना है 118.65, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करिए तो कितना पड़ जाएगा आपको अप्रोक्स 1 kg है तो 1000 से डिवाइड करके तो ये पड़ेगा 1.26 10 की पावर -4। मोलरिटी का फार्मूला यूज हुआ ऊपर ppm वाला। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में करना हो ना कभी तो ये यूनिट है, इनको एक डेसिमल से डाल लीजिए। 1 क्या है इसका हो जाएगा 4.8 और 10 की पावर में कितने की है। अब मान लो 48 को सीधा लिखते 10 की पावर 2 होता है ना, एक अंदर डेसिमल लेंगे हम तो 10 की पावर -3। इसमें तीनों जीरो को उस पॉइंट में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2.34 10 की पावर 5 आ जाएगा।
808 को करेंगे तो 8.008, एक डेसिमल के बाद करनी होती चीज़ें 10 की पावर 3। 500 को करोगे तो 5.030, एक इसके साथ पार गई ना 10 की पावर 2। 6.0 को करोगे आप तो 6.0012, और 10 की पावर इसमें करने की जरूरत नहीं है, एक डेसिमल के बाद ऑलरेडी ये 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हाउ मनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन। देखिए अभी हम पॉइंट पढ़ गए थे, 1 और 1 कितने हो गए 2, तो यहाँ डेसिमल कितनी है 2। 1 2 3 कितना आ गया 3। 1 2 3 4 कितनी फिगर आ गई 4। डायरेक्ट कैलकुलेट करनी थी, प्रोसेस आपको बता दिया था। 126 ही है क्या फोर्थ में, तो देखिए 3 और 3 कितनी आ गई 6। अगर इन वैल्यूज़ को हम काउंट करें 1.19 वाला जो था 126 में, तो अगर इन तीनों जीरो को 10 की पावर 3 में लिख दें तब तो आंसर कितना आ रहा है हमारा 3, फिगर 3 काउंट होगी। ऐसे ही आपके पास 500 है, 500 वाले में देखिए 1 2 3 डेसिमल के बाद नॉन जीरो पहले आ गए, तो अब इसको काउंट करना पड़ेगा, कितने हो जाएंगे इसमें 4। 1 2 3 4 5, इसमें टोटल कितनी फिगर है आपकी 5। अब 1.20 वाला है ना, इसमें देखिए राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट, 3 फिगर तक राउंड अप करनी है। तो देखिए डेसिमल से पहले 5 से कम है तो सीधा आंसर हो जाएगा 34.2। क्वाड 34.2 आ गया। उसके बाद यहाँ देखिए 10.41 तक था, तो ये सीधा 10.4, जब ज़्यादा होता है ना 5 से ऊपर अब वो होता है आगे वाले डेसिमल का, तो हमें बढ़ाना पड़ता है। यहाँ देखेंगे तो 0.04, 5 से आगे 9 है तो ज़्यादा है, तो एक डेसिमल बढ़ा दिया 6। 208 मतलब 2808 वाला है, तो इसमें आप कैसे करोगे, इसका एज टीज हो जाएगा 288 से ज़्यादा है तो 0 के बाद क्या आएगा 1, तो 2810। ये सारे रूल हम पढ़ा चुके हैं। 1.21 का देखिए, द फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन्ड व्हेन डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड। मास ऑफ डाई नाइट्रोजन, मास ऑफ डाई ऑक्सीजन, ये बता रखा है आपको। तो इनको क्या करना है कि कुछ डाटा दे रखा है, और जब डाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट हो रहे हैं कुछ कंपाउंड बना रहे हैं, तो इसकी की है ये 1.21 के विच लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन ऐसे कहते हैं इज ओबेड द अबव एक्सपेरिमेंट डाटा। तो इसमें रेशो करना पड़ेगा, डिवाइड करोगे 2 से कट रहे हैं या 4 से, कि डाई नाइट्रोजन का मतलब क्या होता है N2 28 मास हो गया आपका, डाई ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है 32 हो गया आपकी, और सल्फर भी है क्या, या 4 ऑक्साइड ही दे रखी है ना आपकी अलग अलग रेशो में। तो आंसर क्या आ गया आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ तो आएगी क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड अलग अलग जुड़ रहे हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तभी ये मास का रेशो बदल रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए 1 किलोमीटर है उसको mm में बदलना है आपको और ppm में करना है। हाँ, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, mm का 10 की पावर 3 में और बदल दोगे तो mm में कितना आ गया 10 की पावर 6, और पिकोमीटर में करोगे तो 10 की पावर 15। मेगा है तो मेगा 10 की पावर -6, किलोग्राम में करोगे तो, और नैनो में करोगे तो 10 की पावर 6 वापस, और ml में करोगे तो 10 की पावर 3 होता है -3, लीटर में वापस करना है। डेकामीटर में करोगे तो -3, डेकामीटर क्यूब दे ही रखा था। अगर स्पीड ऑफ लाइट 1.22 का क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या है, आज हम एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ रहे जो एनसीईआरटी में से कवर ना हो। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इतनी है, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 200 नैनोमीटर। 200 नैनोमीटर में कितने डिस्टेंस होगी, अब सबको पता है स्पीड क्या होती है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड की फॉर्मूला 3 × 10 की पावर 8, टाइम है आपका 2, तो इसको मल्टीप्लाई जब आप कर लोगे तो, और नैनो को चेंज करना है ना, जैसे ही वहाँ मीटर सेकंड था ये नैनो सेकंड था, नैनो सेकंड है तो इसको 10 की पावर -9 से और मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा 6 × 10 की पावर -1 मीटर। ठीक है, इसी चीज़ को रिवर्स करना चाहो तो आप 0.6 भी लिख सकते हो, 60 मीटर। 1.23 में एक रिएक्शन दे रखी है, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सर। तो आपको पता है कि क्या होता है आपका लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो कम अमाउंट में हो, कि अगर एक एटम ए का रिएक्ट कर रहा है बी के साथ तो 200 मॉलिक्यूल बी के रिएक्ट करेंगे 200 एटम ए के साथ, लेकिन एटम 100 के ही लेफ्ट बचे। इसका मतलब क्या हुआ, बी क्या, ए तो आपका क्या हो गया यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में, बी क्या है कम, तो बी क्या है हमारा यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग ही पता लगाना था। 2 मोल ए के हैं और 3 मोल बी के हैं, तो कम कौन सा आपकी बार ए, तो
क्या हो गया 2 मोल। 100 एटम दोनों है तो कोई भी नहीं है, तो आप लिखोगे कोई भी लिमिटिंग रीजन नहीं है। 5 अम्ल हैं बी, तो यहाँ क्या आ जाएगा बी, और यहाँ कौन है ए। ठीक है, ये देख कर बताना होता है आपको, जो कम अमाउंट में न्यूमेरिकल दे रखा हो तो हमने प्रोसीजर बता दिए कैसे निकालोगे। डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो इन्होंने कहा है कि फॉलोइंग केमिकल, ये लास्ट इक्वेशन हमारे 1.26 तक थोड़े ही हैं क्या। डाइनाइट्रोजन और डाइहाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, अमोनिया बनाएंगे। चलिए अब तब तक हम ये क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आप ये बताइए कि हर आज एक ही चैप्टर की रखें, इसमें चैप्टर वाइज कर दें या कंप्लीट आज ही कर दें। जैसे एक चैप्टर की आज पूरी डाल दें, फिर आज या आज जो हमने सोचा है 4 चैप्टर का ही डालें। तो आप जो बच्चे ज्वाइन हैं वो बताएंगे, उसके हिसाब से ही हम कर लेंगे। बताइए एक बार, अगर आज ही करें कंप्लीट या फिर थोड़ी देर में एक और कर लेंगे, ताकि आप भी बोर ना हो बीच में, और अलग अलग फिर हम प्लेलिस्ट इंक्लूड कर देंगे चैप्टर वाइज। देखते हैं क्या मैसेज आए हैं। चैप्टर वाइज आज एक कर लो, चैप्टर वाइज ओके। चलिए तो हम ये आज मतलब एनसीईआरटी के इसके पूरे कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद आज ही कर देंगे, मतलब 1 घंटे के बाद एक और ले लेंगे, फिर 8 बजे एक और ले लेंगे, 3 चैप्टर हो जाएंगे फिर ऐसे, ताकि बड़ी भी नहीं होगी और वैसे भी। तो 1.24 वाले में 1 मोल N2, अब आपको पता है N2 के मास तो कितना है 28 ग्राम है। मोल निकालने का फार्मूला आपको पता ही है, गिवन मास बाई क्या होता है आपका मोलर मास। 28 ग्राम रिएक्ट हो रहा है 3 मोल H2 में। ठीक है, तो 1 मोल का करो तो डबल करो तो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे 6 ग्राम। तो 6 गिवन हो गया, टोटल मास 28 है। परसेंटेज के लिए टोटल दे रखा आपको 200, तो ये जाएगा 200 ग्राम, तो ये आ जाएगा 428.6। ये आप हमने जो रूल बताया था उसके हिसाब से आप निकाल लीजिए। N2 लिमिटिंग रिएजेंट है और H2 क्या निकलेगा एक्सेस रिएजेंट, जो रूल बताया था ना हमने, बैलेंसिंग, फिर मोल निकालने, फिर मोल को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई। सेकंड वाले में विल एनी ऑफ द 2 रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड, यस हाइड्रोजन अनरिएक्टेड हो जाएगा, क्योंकि 2 मोल N2 के आप प्रोड्यूस कर रहे हो ना। तो NH3 में करोगे, अमोनिया वाले में करोगे तो 34 ही ग्राम बन रहा है, और N2 का मास 28 होता है, और टोटल मास इन्होंने 2000 ग्राम दे रखा है, तो ये करोगे तो 242 बच रहा है, 242 28 समथिंग। अब मास लेफ्ट इफ यस विच वन बच, अगर मास बच रहा है तो कितना कैसे निकालोगे, टोटल कितना था 1000 ग्राम, यहाँ कितना निकला 428.6। ठीक है, तो कितना बचा आपका 571, तो इसका मतलब ये आपका उसमें से हो जाएगा। 125 इतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं पूछेंगे वैसे आपसे। हाउ आर 0.50 मोल एंड Na2CO3 डिफरेंट, ये पूछा है कैसे अलग है। Na2CO3 का मास निकालोगे तो कितना आएगा 106। अब एक तो 0.50 में मोल निकालिए, मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे 106 को, तो ये तो आएगा 53 ग्राम, और 0.50 को Na2CO3 में करोगे मोल से 53 ग्राम, 1 ही लीटर में है। ठीक है, उसका मतलब है कि 53 ग्राम प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस में। 1.27 अच्छा 1.27 से पहले 1.26 है कि 10 वॉल्यूम है आपकी डाईहाइड्रोजन गैस की, डाईहाइड्रोजन रिएक्ट कर रही है 5 वॉल्यूम ऑफ डाई ऑक्सीजन गैस H2, ये कर रही है 5 है, ये 10 है। हाउ मैनी वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर शुड बी प्रोड्यूस्ड, तो इन दोनों को रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगी वाटर वेपर H2, बैलेंस करोगे तो ये आ गया 2H2, यहाँ पे भी 2H2 आ गया। 2 वॉल्यूम H2 की रिएक्ट कर रही हैं 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ, तब 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं पानी के। अगर 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन के ले लिया आपने तो वो कम्प्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे 5 मोल ऑक्सीजन के साथ, तो ये भी 5 गुना करना पड़ा, तो 2 पंजू करोगे तो कितना आ गया 10 वॉल्यूम। तो वाटर वेपर कितनी बनेगी 10। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा आज हमने, एक बार देख लेते हैं और रहेगी क्या, अच्छा 3-4 और रहेगी। 1.28 का क्वेश्चन देखिएगा एनसीईआरटी का। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम पूछा है, तो आप सबको पता होना चाहिए लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम में गोल्ड है। गोल्ड वाले में कितने होते हैं, गिवन मास है बाई में मोलर मास, एटम निकालोगे तो मोलर गिवन मास बाई मोलर मास करोगे, इस गोल्ड का 197 होता है, और पार्टिकल के अवेगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए 6.022 10 की पावर 23 में, तो इसके इतने पार्टिकल हो गए। 1 ग्राम सोडियम की करोगे तो 1 बाई में 23, और अवेगेड्रो नंबर Na लिख देते हैं। 1 ग्राम लिथियम में 1/7 अवेगेड्रो नंबर, और क्लोरीन में निकालोगे तो वहीं 171, और यहाँ पे Na1। तो इसका मतलब सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम किसके निकले, लिथियम के। जो सबसे कम होगा वहीं ओवरऑल ज़्यादा होगा, तो आंसर आ जाएगा इसका। 1.29 में पूछा मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशंस जिसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल का इतना दे रखा है,
तो आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन जिसका निकालना होता है, सपोज इसका निकालना, तो उसके पार्टिकल ऊपर आएंगे नंबर ऑफ मोल C2H5OH, और नीचे आ जाएंगे C2H5OH इथेनॉल में क्या मिला दो आप, पानी। वो दे रखा है इन्होंने 0.040। अब पानी की आपको पता है टोटल आपको लोगे मास 100 किलोग्राम में 1000 बाई में 18 करोगे तो प्योर पानी की होती है 55.5 नंबर ऑफ मोल। तो इसके मोल फ्रैक्शन आपको पता नहीं थे, पानी के पता है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, और वॉल्यूम इसकी कितनी दे रखी थी 0.040। तो जब आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ, इसको मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 0.96 N किसके मोलिक्यूल हैं, ये इथेनॉल की, इक्वल टू 55.5 पानी की होगी, इनटू में दे रखे थे इसकी मोल फ्रैक्शन है 0.040। तो यहाँ से जब आपने निकालोगे N की वैल्यू तो वो आएगी 2.31। ओके, व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 C12 एटम। एक C12 एटम है ग्राम में, क्या मास होगा, एक का 12, एवोगैड्रो नंबर को डिवाइड कर दीजिए अन्य से, तो आ जाएगा आपका ये 12 1.9 10⁻³ ग्राम। 1.31 में क्या है, कितनी फिगर शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन, कितनी फिगर होनी चाहिए आपकी। तो हमने बताया था जो सबसे कम प्रिसाइज वैल्यू है, लिस्ट प्रिसाइज टर्म देखिए यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 2 2 4 वैल्यू है, 3 2 5 वैल्यू है, 3 वैल्यू है, 4 वैल्यू, सबसे कम क्या है 3। तो आंसर भी अभी हमारी कितनी फिगर होगी 3। हमने बताया था ना आपको कम वाले को प्रेफरेंस देना होता है। यहाँ कितनी है 1। एग्जैक्ट नंबर को अगर लीव कर दें तो सेकंड टर्म में फिगर कितनी है 4। तो आंसर आपका एग्जैक्ट नंबर की नहीं काउंट करेंगे तो इसकी कितनी हो जाएंगी 4। एग्जैक्ट को क्योंकि इनफाइनाइट भी हो सकते हैं 0 लगा के। 0 पॉइंट यहाँ प्लस किया, यहाँ वैल्यू 3 थी, यहाँ वैल्यू 4 थी, यहाँ वैल्यू फिर से 3 थी। तो कम वाले में किस में करेंगे, लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस की। इसकी देखें तो 4 हो रही है टोटल, नहीं कम आएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3। 1.32 वाला क्वेश्चन है, मोलर मास आपको कैसे निकालोगे, इनकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करनी है बस, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, टोटल करोगे तो आंसर आ जाएगा 39.948। यही होता है एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला। लास्ट के 3 क्वेश्चन बच गए हमारे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 52 मोल आर्गन के निकालने हैं, 52 मोल आर्गन के, 52 यू हीलियम के, तो 52 मोल निकालने हैं आपको आर्गन के। अब आपको पता है मोल, फिर से निकालोगे, गिवन मास क्या होता है भाई, मोलर मास, सीधी सी बात है। अब 1 मोल है, हमने कहा कि 1 मोल हीलियम है, जी आपकी 1 मोल क्या है, आर्गन है। अच्छा ऊपर वाला भी था क्या, हाँ 52 मोल आपके हीलियम है, 52 मोल आर्गन वाले मॉलिक्यूल हैं। तो अगर जैसे हीलियम में आप कर रहे हो तो एक में एवोगैड्रो नंबर कितने हैं, 6.022, 10 की पावर कितने होंगे 23। 52 में करोगे तो 52 की मल्टीप्लाई कर दीजिए एवोगैड्रो नंबर से, तो आंसर आ जाएगा 3.131, 10 की पावर 25 एटम। ठीक है, 1 मोल हीलियम में इतने आ गए आपके। उसके बाद देखिएगा पहले वाले में दे रखा था 52 यू ऑफ हीलियम। अब की बार एक एटम हीलियम में मास कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, तो 1 का पूछा है तो कितना आ जाएगा 1/4 इंटू में 52 एटम, तो 13 चौके 52 से कटोगे कितना आ गया 13 एटम। अगली बार में पूछा है कि 1 मोल, अब यह देखिए 52 ग्राम हीलियम में कितनी है, तो फिर से वही बात आ गई। मोल क्या होता है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर अब 52 ग्राम में पूछेंगे तो 6.02, 10 की पावर कितना आ गया 23, और वाई में एक हीलियम का मास कितना था 4। टोटल आइटम कितने थे 52। जब सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 7.8, 10 की पावर 24। मतलब घुमा फिर रखा है एटम वाला मास के कंसेप्ट से, एवोगैड्रो नंबर का पता होना चाहिए था। 134 वाला क्वेश्चन है, वेडिंग फ्यूल कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, स्मॉल पाइप दे रखा है ऑक्सीजन का। ये फिर से एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर है जो हमने आपको बता दिया। सबसे पहले आप कार्बन की अमाउंट निकालिएगा, तो अमाउंट निकालेगा, कार्बन का मास 12 है, टोटल CO2 में 44, परसेंटेज दे रखी है आपको 3.38, तो यह आ जाएगा 0.92। ऐसे ही हाइड्रोजन के निकालोगे तो 2 बाई पानी में, पानी का मास 18 इंटू में 0.96, देखो ये दे रखी है, तो यह आ जाएगा 0.076। ऐसे ही आपको कार्बन हाइड्रोजन का टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा 0.9985। अब कार्बन की परसेंटेज, इसमें 2 फार्मूले यूज करवा लिए। कार्बन की परसेंटेज कैसे निकालोगे, जिसके निकालनी है उसके ऊपर 0.9218
और नीचे टोटल कितना आया 0.99। परसेंटेज के लिए किसे मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो कार्बन की परसेंटेज तो निकलेगी 92.32। ऐसे ही हाइड्रोजन की परसेंटेज निकलेगी 7.68। और अभी हमने थोड़ी देर बताया था आपको परसेंटेज का, कार्बन लिखोगे हाइड्रोजन लिखोगे। कार्बन की परसेंटेज कितनी आई 92.38, हाइड्रोजन की कितनी आई 7.6। मास लिखो, कार्बन का मास कितना होता है 12, मोलिकुलर मास की टेबल बनाना। हाइड्रोजन का कितना होता है 1। पर मोल निकालने के फार्मूले होते हैं परसेंटेज को मोलिकुलर मास, परसेंटेज को मोलिकुलर से डिवाइड करोगे तो 7.6 आएगा, ये भी 7.6। सबसे कम वैल्यू 7.6 ही है, 1 आ गया। इसका मतलब इंपेरिकल फार्मूला क्या हो गया CH। अब आपको 10 लीटर ऑफ STP पे पूछा है कितना होगा, तो एक का 11.6 था, टोटल 10 है। स्टैंडर्ड वॉल्यूम 22.4 से करोगे तो कितना आया 25.9, मतलब अप्रोक्स 26 मान सकते हो। ठीक है, तो इंपेरिकुलर मोलर मास टोटल करोगे तो कार्बन H का कितना आ गया आपका 13। मोलिकुलर फार्मूला पूछा है ना, तो उसका होता है N = मोलिकुलर मास बाई में इंपेरिकुलर फार्मूला मास। कितना आ गया 26/13 करोगे तो कितना आ गया 2। तो इसका मतलब मोलिकुलर फार्मूला आ जाएगा CH2। ये हमने पहले ही बता दिया, तो उसी का रिपीटेशन था। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 135 का। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है एक्वस HCl अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन व्हाट मास ऑफ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट। कितने मास की जरूरत पड़ेगी, फिर से वहीं। अब आपको पता था, अभी हमने आपको बताया था, कहाँ लिखे इधर लिखेंगे, इधर हो जाएगा। थोड़ा पेन दूसरा ले लेते हैं। देखिए, मास बताना HCl का कितना होगा, तो एक में 0.75 ml है, 36.5 ग्राम में पूछा है, तो ये तो हो गया 24.37। 25 ml की और पूछिए तो 24.37 को 1000 से और इनटू में क्या करोगे 25, तो ये तो आ जाएगा आपका कितना 0.68। सेम थिंग्स कैल्शियम कार्बोनेट के लिए करनी है आपको। 2 मोल HCl के लिए, एक के लिए HCl का मास कितना है 36.5, 2 के लिए करोगे तो 73 ग्राम आ गया। ठीक है, तो टोटल आपका कितना था 100/73। ऊपर कितना मास निकला था 0.68, तो कितना आ जाएगा 0.938। उसी चीज़ को घुमा रखा है। अगले क्वेश्चन है हमारा क्लोरीन वाला, जो लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। क्लोरीन इज प्रीपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय टाइटरिंग। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, आप स्टार्टिंग से देख लेना, एनसीईआरटी के सारे बताए गए हैं आपको। तो MnO2 है, MnO2 का मोलिकुलर मास कितना होगा, Mn का अप्रोक्स 55, 32 करोगे तो कितना है 87 ग्राम। अब MnO2 रिएक्ट कर रहा है 4 मोल HCl के साथ, तो एक की 30 कितनी है वैल्यू 36.5 की बता रखी है, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बना 146। कितना बना 146। अब 5 ग्राम MnO2 की बात हो रही है, तो टोटल 146 है, बाई में एक का 187, 5 ग्राम से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ गया 8.40 ग्राम। ओके, तो आज की क्लास में हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए गए हैं। होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। तो बच्चे कह रहे हैं आप ही की बात में करना, तो नेक्स्ट 1 घंटे बाद फिर से लेंगे चैप्टर 2 की ऐसे ही। थैंक यू सो मच, लाइव को अच्छे से जो भी बच्चे जुड़े। कैसा लगा आप सेशन बताना सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसमें स्टार्टिंग से जो बाद में देखेंगे उनको नहीं पता चला होगा क्या किया हमने। पहले थ्योरी बताई है, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की हैं। 1 घंटा जब भी हमें लगेगा तो हम आपको आज शाम को एक चैप्टर 2 और 3 का इकट्ठा ले लेंगे, क्योंकि वो छोटे हैं। 2, 3 तो छोटा ही है, वो जल्दी हो जाएगा आपका, तो कर लेंगे। कह रहे हैं वेरी नाइस, थैंक यू। ओके, तो अब एक बार देखते हैं चैप्टर 2 को हम बाद में कर लेते हैं।